रैशनल नंबर्स का जिक्र हुआ है। अगर आपको जब तक ये नहीं पता होगा रैशनल और इरेशनल नंबर किसे कहा जाता है तो इस क्वेश्चन की आपको समझ में नहीं आएगी। तो ऐसा कर लेते हैं कि हम पहले कुछ डेफिनेशंस को एक साथ डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे ताकि हमें इसे सॉल्व करने में मुश्किल ना हो। तो ठीक है, हम बात शुरू करेंगे रियल नंबर से, फिर रैशनल नंबर को डिस्कस करेंगे, फिर इरेशनल को डिस्कस करेंगे और फिर इस क्वेश्चन की तरफ आएंगे। तो चलिए सबसे पहले रियल नंबर से बात शुरू करते हैं। तो ये आ गई रियल नंबर की हेडिंग। पहले कॉन्सेप्ट से समझा देता हूँ कि रियल नंबर किसे कहा जाता है। तो देखिए आम रूटीन में आपके माइंड के अंदर जो भी नंबर आता है वो ज़्यादातर रियल नंबर ही आता है। मिसाल के तौर पर अगर समझाऊँ तो जितने पॉजिटिव नंबर आपके माइंड में आते हैं, यहाँ लिख देता हूँ साथ में। पॉजिटिव नंबर्स कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 93, 48, 1 लाख, 1500, तमाम पॉजिटिव नंबर जो होते हैं वो भी रियल नंबर होते हैं। ठीक इसी तरह तमाम नेगेटिव नंबर जो होते हैं वो भी रियल नंबर होते हैं। और नेगेटिव नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनसे पहले माइनस लिखा हुआ हो उन्हें नेगेटिव नंबर्स कहा जाता है, फिर चाहे वो कोई सा भी नंबर हो। तो इसके अलावा जो ज़ीरो होता है वो भी क्या होता है? वो भी रियल नंबर होता है। तो 3 पॉइंट्स आपको पता चले कि तमाम पॉजिटिव नंबर रियल नंबर्स होते हैं, तमाम नेगेटिव नंबर भी रियल नंबर्स होते हैं, और ज़ीरो क्योंकि ना पॉजिटिव होता है और ज़ीरो ना नेगेटिव होता है। ठीक है, आगे जाके आप नंबर लाइन को सीखेंगे तो उस पर आपको एक कहानी समझ में आएगी। ठीक है, तो ज़ीरो भी क्या होता है? रियल नंबर होता है। इसके अलावा आप आम रूटीन में रूट वाले नंबर्स देखते हैं, जैसे कि √2, √3, √5 कुछ भी, तो ये नंबर्स भी रियल नंबर्स होते हैं। इसके अलावा आप डेसिमल यानी पॉइंट यानी उर्दू में बोलूँ तो इशारिये के अंदर नंबर्स देखते हैं, जैसे 2.3, 15.2 और 11.3 यानी 7.5। ठीक है, तो जो भी यानी कि डेसिमल के अंदर नंबर नज़र आता है वो भी रियल नंबर होता है। इसके अलावा आप कौन सा देखते हैं? आप फ्रैक्शनल फॉर्म में नंबर देखते हैं। फ्रैक्शनल फॉर्म कौन सी होती है? जैसे 5/2 या फिर 4/8, कुछ भी बटा की फॉर्म में होता है उसे फ्रैक्शनल फॉर्म कहा जाता है। तो ये सारे नंबर भी जो हैं वो रियल नंबर्स कहलाते हैं। तो इससे वही बात साबित हुई कि जो भी नंबर आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है या ज़्यादातर आप इस्तेमाल करते हो वो रियल नंबर्स ही होते हैं। ठीक है, तो ये रियल नंबर्स हो गए। अब रियल नंबर्स जैसे कि इधर पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर का बात की गई है, तो आपकी एक्सरसाइज में पिछले पेजेस पर कुछ सेट्स का भी जिक्र किया गया है। तो इस सेट्स को अभी सीख लीजिए ताकि अगली क्लासेस में आपको आसानी, और आते भी होंगे आप लोगों को, बस सरसरी तौर पे एक बार कॉन्सेप्ट देख लेते हैं उन सबके। तो यहाँ से इस पेज को ऊपर करते हैं। ऊपर करने के बाद सबसे पहले नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं वो बताता हूँ आपको। तो ये नेचुरल नंबर्स की हेडिंग लिख ली। तो ऐसे तमाम नंबर्स जो कि 1 से शुरू होते हैं उन्हें नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। और ये सेट जो होता है उसको n से जाहिर करते हैं, और लिख के दिखाऊं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ठीक है, सो ऑन का मतलब क्या होता है? कि इसी तरह आगे गिनती जा रही है। ठीक है, तो तमाम ऐसे नंबर जो भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उन्हें नेचुरल नंबर्स कहा जा सकता है। ठीक है, बल्कि कहा जाता है। इसके बाद जो है हम होल नंबर्स कौन से होते हैं उनको भी एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो होल नंबर्स का सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ ज़ीरो इंक्लूड कर दिया जाता है। इस सेट को हमेशा W से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जैसे कि नेचुरल नंबर्स के साथ अगर ज़ीरो, या यूँ कह लो आसान लफ्ज़ों में, अगर गिनती या काउंटिंग ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं होल नंबर्स का सेट। नाम से पता चल रहा है होल, होल का मतलब यही होता है सारे। ठीक है, तो जितने भी यानी होल नंबर के सेट के अंदर नेचुरल नंबर्स तमाम मौजूद होते हैं। आप इस चीज़ को भी ऐसे भी समझ सकते हो। तो होल नंबर्स के अंदर सारे नंबर्स होते हैं लेकिन ज़ीरो से काउंटिंग शुरू होती है। ठीक है, तो अब होल नंबर्स भी डिस्कस कर लिया। इसके बाद एक और टर्म है आपकी बुक में इंटीजर्स। इंटीजर्स किसे कहा जाता है तो वो भी मैं हेडिंग लिख लेता हूँ फिर बताता हूँ। तो ये मैंने इंटीजर्स की हेडिंग लिख ली। इंटीजर्स में सारे नंबर्स शामिल होते हैं, यानी कि नेगेटिव भी होते हैं, ज़ीरो भी इंक्लूड होता है, और उसके अंदर पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं। इस सेट को जो है Z से डिनोट किया जाता है। ठीक है, डिनोट का मतलब जाहिर करना होता है। Z से जाहिर करते हैं सेट को, और इसके अंदर जैसे कि मैंने बताया ज़ीरो भी होता है, और क्योंकि ज़ीरो प्लस और माइनस दोनों में से कोई भी नहीं होता, न्यूट्रल होता है। और इसके अंदर पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, तो सो ऑन कर देते हैं, और इसके अंदर नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, तो इधर भी सो ऑन कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरह से ये हमारा इंटीजर्स का सेट हो गया। तो हमने क्या सीखा कि ऐसा सेट जिसके अंदर तमाम नंबर्स होते हैं, बल्कि ऐसे समझिए आप कि जो भी नंबर होता है उसको इंटीजर कहा जा सकता है, क्योंकि आप देखिए नेचुरल नंबर्स के अंदर जो भी नंबर हैं वो पॉजिटिव हैं, और इंटीजर्स पॉजिटिव नंबर्स यानी इंटीजर के सेट में शामिल होते हैं, तो इनको भी मैं इंटीजर्स कहा बोल सकता हूँ, इनको भी मैं इंटीजर्स बोल सकता हूँ, नेगेटिव को भी बोल सकता हूँ। तो कहीं पे भी मैथ में इंटीजर का वर्ड आए तो आपने यही समझना है कि किसी नंबर की बात की जा रही है। वो नंबर आइदर माइनस का भी हो सकता है,
प्लस का भी हो सकता है और ज़ीरो का भी हो सकता है। तो आसान सी बात थी, ज़्यादा मुश्किल है नहीं, पिछली क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा। तो चलिए अब आगे चलकर हम रैशनल नंबर्स पर बात करते हैं कि वो किसे कहा जाता है। तो ये मैंने रैशनल नंबर्स की हेडिंग लिख ली। और रैशनल नंबर्स के बारे में बताऊं तो ऐसे नंबर्स होते हैं रैशनल नंबर्स जिनको हम पी डिवाइड बाय क्यू की फॉर्म के अंदर या क्यू की शक्ल के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मिसाल दें तो 25 डिवाइड बाय 5 ये एक रैशनल नंबर है, क्योंकि देखिए पी डिवाइड बाय क्यू यानी ऊपर भी एक नंबर सॉरी ऊपर भी एक इंटीजर होना चाहिए और नीचे भी एक इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। ये बात भी ध्यान में रखिएगा कि p की जगह कोई भी आप इंटीजर लिख सकते हैं, ठीक है। और इंटीजर के बारे में अभी बता कर गया हूँ, यानी कि प्लस का भी कोई नंबर लिख सकते हैं ऊपर और माइनस का भी लिख सकते हैं। और q की जगह भी आप कोई इंटीजर लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा p की जगह या q की जगह आप कोई और यानी कि इंक्लूड नहीं कर सकते, सिर्फ इंटीजर, ठीक है। याद रखिएगा इंटीजर किसे कहते हैं। तो इंटीजर में सारे पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सब आ जाते हैं। तो अब देखिए ये नंबर जो है रैशनल नंबर है क्योंकि ये p डिवाइड बाय q की फॉर्म में है, ठीक। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2 तो ये भी रैशनल नंबर है क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। तो देखिए ये p डिवाइड बाय q की फॉर्म में बन गया क्योंकि ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। तो ठीक इसमें और कुछ बताने वाली बात है नहीं कि जितनी भी p डिवाइड बाय q की फॉर्म में नंबर्स होते हैं वो सब के सब जो हैं वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। एक बात। और दूसरी बात ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो मुझे बतानी चाहिए थी पहले, वो ये कि q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि q की जगह कोई भी इंटीजर तो हो सकता है, लेकिन इंटीजर में तो अगर ऊपर आपको दिखाऊं तो इंटीजर में आपको नज़र भी आ रहा होगा इंटीजर में ज़ीरो भी होता है। तो इसलिए क्योंकि इंटीजर का वर्ड इस्तेमाल किया गया है तो इसलिए स्पेशली साथ में बताना पड़ेगा समझाने के लिए कि आप कभी भी q की जगह ज़ीरो नहीं लिख सकते, बाकी कोई भी नंबर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। दोबारा से बता देता हूँ कि रैशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिनको हम p डिवाइड बाय q की शक्ल में लिख सकते हैं, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में बटा की शक्ल में लिख सकते हैं। और q कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि q की जगह कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और p और q की जगह हमेशा इंटीजर लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर हो गया। अब इर्रेशनल की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ऊपर करने के बाद इधर मैं लिख लेता हूँ इर्रेशनल नंबर। तो ये मैंने इर्रेशनल लिख लिया। और इर्रेशनल जो है रैशनल का यानी ऑपोजिट होता है, उलट होता है। जैसे रैशनल नंबर को p डिवाइड बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इस नंबर को आप p डिवाइड बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। ये नंबर्स कौन से होते हैं? ये नंबर्स मिसाल के तौर पे अगर एक मिसाल दूं तो ये रूट वाले नंबर्स जो होते हैं इनको आप यानी कि फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये इस तरह के रूट वाले नंबर्स जैसे √2 हो गया, इसी तरह √3 हो गया, √5 हो गया, तो ये सारे जो हैं वो इर्रेशनल नंबर कहलाएंगे क्योंकि हम देखो p डिवाइड बाई क्यू की फॉर्म में तो नहीं लिख पा रहे। और इसके अलावा और क्या पॉइंट इसके अंदर होता है कि जैसे एक और नंबर भी होता है, अब मुख्तसर तौर पे आपको बताऊं तो जैसे पाए जो है ये काफ़ी फेमस है और ये इर्रेशनल नंबर है। ये इर्रेशनल क्यों है? क्योंकि पाए जो होता है वो 3.14 ऐसे समथिंग कोई नंबर्स होते हैं, यानी कि पाए को भी हम फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए ये इरेशनल नंबर कहलाता है। अब काफ़ी स्टूडेंट्स कहते होंगे कि सर हमने तो पढ़ा है कि पाए जो होता है वो बराबर होता है 22 डिवाइड बाई 7। तो एक्चुअली 22 डिवाइड बाई 7 जो है पाए की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, ये अप्रॉक्सीमेटली यानी कि तकरीबन नियरली करेक्ट यानी कि कंसीडर की जाती है, एग्जैक्ट करेक्ट नहीं होती। इसलिए पाए जो है वो क्या होता है वो इरेशनल नंबर होता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि इरेशनल नंबर कौन से होते हैं जिनको p की डिवाइड बाई q की शक्ल में ना लिखा जा सके, और रैशनल नंबर्स के कौन से होते हैं जिनको p डिवाइड बाई q की शक्ल में लिखा जा सके। एक चीज़ और जो इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर्स को जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं q से, ठीक है, और इरेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं q डैश से, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। तो अगर आगे चलूँ तो अब हम क्या करेंगे, अब हम रैशनल नंबर को हम डिस्कस करेंगे डेसिमल के लिहाज से, ठीक है। ये आगे रैशनल नंबर्स, ठीक है। एक बार लिख लेता हूँ। और इनको यानी कि डेसिमल के लिहाज से डिस्कस करेंगे। अब सवाल पैदा होता है कि सर डेसिमल के लिहाज से क्यों डिस्कस करेंगे? क्योंकि देखिए मिसाल के तौर पर अगर कहीं पे लिखता हूँ मैं 25 डिवाइड बाय 5, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 1 5 5 5 25। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया?
5 आ गया। तो 5 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि अभी मैंने जैसे कि आपको बताया था जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है। लेकिन होता ये है कि कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको अगर हम डिवाइड करें तो पॉइंट के अंदर आंसर आता है। तो इसलिए पॉइंट यानी पॉइंट को डेसिमल कहा जाता है। तो पॉइंट्स के हिसाब से भी हमें समझना होगा कि कौन से ऐसे डेसिमल या पॉइंट वाले नंबर हैं या इशारे वाले नंबर हैं जिनको रैशनल नंबर कहा जाता है। मिसाल के तौर पर एक मिसाल देकर आपको समझा भी देता हूं। यहाँ पर अगर कहीं पर लिखा हो 2 डिवाइड बाय 5, ठीक है, तो आप इसको यानी जुबानी टेबल से तो नहीं कट कर सकते, आप इसे कैलकुलेटर से कट करेंगे, और जब कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे तो फिर 0.4 आंसर आ जाएगा। तो यही बात मैं आपको बता रहा था, ये है तो रैशनल नंबर क्योंकि p डिवाइड बाई q की फॉर्म में, लेकिन इसका जो आंसर है वो इशारिया यानी डेसिमल की सूरत में है। और डेसिमल के अंदर आंसर आपने देखा होगा अभी तक कि मैथमेटिकल लाइफ के अंदर के ऐसे भी होते हैं 0.4444444, और ऐसे भी होते हैं 0.235961, ठीक है। तो इसमें भी कुछ अलग अलग तरह के नंबर होते हैं। इसलिए यानी कि अब हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि रैशनल नंबर्स को डेसिमल के लिहाज से कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है, ठीक है। तो 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इसको मिटा देता हूँ मैं यहाँ से, ताकि क्योंकि इसको तो अब समझने की ज़रूरत नहीं है। वो दो हिस्से कौन से हैं? एक तो टर्मिनेटिंग और सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग को आपकी बुक में जो है रेकरिंग के नाम से भी कहा गया है। तो जब भी रेकरिंग आए तो आपने समझना है कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स की ही बात की जा रही है। तो डेसिमल के लिहाज से रैशनल नंबर्स को टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में तकसीम किया गया है। 2 टाइप्स इसकी बनाई गई हैं। तो 1 बाय 1 इन टाइप्स को अब हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे भी पहले एक और चीज़ आपको समझनी है। वो क्या समझनी है? जैसे अगर कहीं पे कोई भी नंबर होता है, जैसे मैं अगर लिखूँ यहाँ पर 5.235, ठीक है, तो आपने इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि इशारिया यानी डेसिमल के इस साइड वाले हिस्से को एक खास नाम दिया गया है और इस साइड वाले हिस्से को एक खास नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? इस वाले हिस्से को बोला जाता है डेसिमल पार्ट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोग भी अपनी बुक पे लिख लीजिएगा। तो सॉरी, डेसिमल DECIMAL डेसिमल पार्ट, ठीक है। तो ये हमारे 235 वाला डेसिमल पार्ट होता है, ठीक है। और ये वाला हिस्सा जो होता है वो कौन सा होता है? होल नंबर पार्ट, ठीक है, लिख देता हूँ। खैर इस होल नंबर पार्ट की तो आपको खास जरूरत नहीं पड़ेगी इस एक्सरसाइज में, लेकिन आपको डेसिमल पार्ट का पता होना चाहिए, तभी डेफिनेशन आप समझ पाओगे, ठीक है। तो चलिए अब ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। और अब चल लेते हैं हम टर्मिनेटिंग की तरफ, ठीक है। तो मैं हेडिंग लिख लेता हूँ और साथ में इसकी डेफिनेशन भी लिख लेता हूँ। इसको ऊपर कर लेते हैं और हेडिंग डेफिनेशन लिखने के बाद मैं आपको फिर समझाता हूँ कि टर्मिनेटिंग किसे कहा जाता है। तो ये मैंने हेडिंग, डेफिनेशन और एग्जांपल्स तीनों चीज़ें लिख ली, लेकिन मैं आप लोगों को वैसे ही समझाना चाहूँगा ताकि यानी कि एक बार कॉन्सेप्ट मिल जाएगा तो डेफिनेशन समझने में आसानी हो जाएगी। तो हम बात कर रहे थे टर्मिनेटिंग का। तो जब भी टर्मिनेटिंग का वर्ड आए, ठीक है, आपके माइंड में, तो टर्मिनेटिंग का वर्ड आने के बाद आपके माइंड में फ़ौरन से आना चाहिए लिमिटेड या फाइनाइट, ठीक है। उर्दू में बोलूँ तो जिसकी कोई हद होती है, महदूद, महदूद का वर्ड आता है, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग का मतलब फाइनाइट या महदूद। क्या चीज़ महदूद? तो कोई भी रैशनल नंबर है, मिसाल के तौर पर ये आपको ऊपर नज़र आ रहा है, ठीक है। इसी को ले लेते हैं। जैसे अगर 2 डिवाइड बाय 5 है, ये एक रैशनल नंबर है। इस रैशनल नंबर को जब मैं कैलकुलेटर पे डिवाइड करूँगा तो मेरे पास 0.4 आंसर आ गया। तो आप देखिए कि जो डेसिमल पार्ट है, डेसिमल पार्ट के अंदर लिमिटेड या फिर फाइनाइट डिजिट्स मौजूद हैं। तो ऐसे तमाम रैशनल नंबर जिनके डेसिमल पार्ट के अंदर महदूद या लिमिटेड डिजिट्स होते हैं उनको टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहा जाता है। ठीक इसी तरह दूसरी एग्जांपल्स भी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। 3 डिवाइड बाय 8 को अगर हम डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर पे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 0.375, ठीक है। तो डेसिमल पार्ट में 3 डिजिट्स हैं, तो महदूद हैं, इसलिए यानी कि टर्मिनेटिंग कहा जाएगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा, इसमें कोई ज़्यादा बात तो है नहीं। तो जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं जैसे कि ये है या इसी तरह के और भी होंगे, तो उनको डिवाइड करने से अगर डेसिमल के अंदर जवाब आए और डेसिमल के अंदर जो डेसिमल पार्ट होता है उसके अंदर लिमिटेड डिजिट्स होंगे, तो बार बार बोल रहा हूँ ये डेफिनेशन जो है इसको भी देख लें, इसमें भी यही लिखा हुआ है, डेसिमल फ्रैक्शन इन विच
देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है। तो उन्हें बोला किस में फाइनाइट नंबर्स होने चाहिए, महदूद नंबर्स होने चाहिए डेसिमल पार्ट के अंदर, तो इसे ही बोला जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो अगर टर्मिनेटिंग समझ में आ गया तो अब आपको नॉन टर्मिनेटिंग जिसे रेकरिंग कहा जाता है वो भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें भी यही बात है। उसमें क्या होती है कि जैसे अगर मैं इधर थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग है, अगर टर्मिनेटिंग में लिमिटेड होता है तो इसमें जो है अनलिमिटेड होगा। किस चीज़ में अनलिमिटेड होगा, जैसे ये एग्जांपल है, ये एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर को जब हमने डिवाइड कैलकुलेटर पे डिवाइड किया तो जो आंसर आया वो ये वाला आ गया। तो अब इसमें देखिए डेसिमल पार्ट के अंदर यानी इशारे के बाद जो नंबर्स हैं वो यानी कि इनफाइनाइट हैं, वो अनलिमिटेड हैं, उनको यानी कि गिना नहीं जा सकता। तो और ये चीज़ एक नंबर पे तो ये चीज़ हो गई कि अनलिमिटेड होते हैं, और दूसरे नंबर पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इनफाइनाइट, और दूसरे नंबर पे रिपीटिंग, ठीक है, रिपीट होना भी इसके अंदर शर्त है। कि आप देख रहे होगे कि 2 आ रहा है, इसके अंदर 36 तो नहीं पढ़ेंगे, 36 जो है बार बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसे तमाम रैशनल नंबर्स, ठीक है, जिनको अगर डिवाइड किया जाए जो आंसर होता है वो पहली शर्त क्या होनी चाहिए कि वो डेसिमल पार्ट के अंदर ना ख़त्म होने वाले डिजिट्स होने चाहिए, ठीक है। और साथ में एक शर्त होनी चाहिए कि वो सेम पैटर्न के साथ, सेम ऑर्डर के साथ आगे बढ़ने चाहिए। तो इसीलिए लिखा हुआ इन विच, जिसके अंदर डिजिट्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन द सेम ऑर्डर इन इट्स डेसिमल पार्ट। तो आई होप ये चीज़ भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बस आसान सी बात है। ऊपर अगर चलें तो आपने ये समझना है कि टर्मिनेटिंग में डेसिमल पार्ट के अंदर लिमिटेड डिजिट्स होते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग में डेसिमल पार्ट के अंदर अनलिमिटेड डिजिट्स होते हैं, और साथ में वो रिपीट एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। तो बस ये इतनी सी कहानी थी, समझ में आ गई होगी। तो इसको मिटाते हैं। लास्ट टॉपिक हमारा रह गया इर्रेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर का क्यों रह गया, क्योंकि इरेशनल नंबर के अंदर भी जब हम डिवाइड करते हैं तो पॉइंट के बाद जो है वो काफ़ी सारे डिजिट्स आ जाते हैं, लेकिन उसमें फ़र्क होता है। पहले एक बार हेडिंग लिख लेता हूँ, फिर बताता हूँ क्या फ़र्क है, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये मैंने इरेशनल नंबर्स की हेडिंग लिख ली। तो कुछ ऐसे इरेशनल नंबर्स, जैसे इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, एग्जाम्पल से हम समझते हैं। ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। जब इसको आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो ये आएगा। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि डेसिमल के बाद जो है वो नंबर्स तो हैं, लेकिन इसमें रिपीट नहीं हो रहे। तो इरेशनल को समझने के लिए बस आपको ये समझना होगा कि ऐसे इरेशनल नंबर जिनको जब अब हम सॉल्व करें और जवाब डेसिमल में आए तो दो शर्त होनी चाहिए, तब वो इरेशनल होगा। पहली शर्त क्या होनी चाहिए, पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि नीदर टर्मिनेटिंग, कि एक तो डेसिमल पार्ट के अंदर हद नहीं होनी चाहिए, यानी कि काफ़ी सारे नंबर्स होने चाहिए। उससे यानी कि एक शर्त तो ये होनी चाहिए। दूसरी शर्त क्या होनी चाहिए, नॉट रिपीटिंग, और ना ही बार बार रिपीट कर रहा हो कोई भी डिजिट, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो 0 पॉइंट यानी कि इसको इसके अंदर √2 को जैसे सॉल्व किया तो ना तो इसमें रिपीट हो रहे हैं और ना ही इनकी कोई हद है। ठीक इसी तरह पाए को देखें तो इसके अंदर भी ना तो डेसिमल पार्ट के अंदर कोई डिजिट रिपीट हो रहा है और ना ही इन डिजिट्स की कोई हद है। तो ये इस तरह की जो बचती है कैटेगरी, उसको इरेशनल नंबर्स कहा जाता है। तो अगर आपने ध्यान से आज का लेक्चर सुना होगा तो आपको ये सारी चीज़ें आराम से समझ में आ गई होंगी। तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 1 को आप इजीली सॉल्व कर पाओगे और आसानी के साथ आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन से नंबर रैशनल हैं और कौन से इरेशनल है। तो चलिए इसको देखते हैं कि पहले नंबर पे जो √3 है ये रैशनल है या इरेशनल। तो ये इरेशनल नंबर है। पहले मैं लिख लेता हूँ, फिर बात करते हैं क्यों। तो क्यों ये इरेशनल है, और ये इसलिए इरेशनल है क्योंकि रैशनल नंबर जो होता है हमेशा p/q की फॉर्म में लिखा हुआ होता है। और एक चीज़ तो ये है, और दूसरा कैलकुलेटर पे जब इसका यानी कि आंसर लेकर आएंगे तो वो यानी कि इशारिया में या डेसिमल में जवाब आएगा, और डेसिमल में ना वो टर्मिनेटिंग होंगे और ना वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। तो इसलिए यानी कि ये इरेशनल नंबर है। बाकी पीछे से वीडियो देखेंगे तो आपको सही से समझ में आएगी। लेकिन तो ये 1/6 जो है रैशनल है या इरेशनल है। तो ये रैशनल नंबर है, एक बार लिख लेता हूँ और फिर बताता हूँ क्यों। तो ये मैंने लिख लिया रैशनल नंबर। और ये क्यों रैशनल नंबर है, क्योंकि आप देख सकते हो कि p/q की फॉर्म में या फ्रैक्शनल फॉर्म में ये लिखा हुआ है। और एक और शर्त होती है रैशनल नंबर की कि q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि नीचे 0 नहीं है बल्कि 6 लिखा हुआ है। तो क्योंकि ये p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है इसलिए रैशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है।
और इसके बाद थर्ड की तरफ चले जाते हैं। तो थर्ड जो है वो पाई का सिंबल है। पाई जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है, इसको तो आप याद भी कर सकते हो, या फिर वजह मैं बताता हूँ, एक बार लिख लेता हूँ मैं पहले। यस, मैंने लिख लिया इरेशनल नंबर। क्यों इरेशनल नंबर होता है? क्योंकि इसको भी जब आप डिवाइड करोगे तो जो पॉइंट में जवाब आएगा वो ना टर्मिनेटिंग होगा और ना वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग ही रैशनल नंबर से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है। और देखने में फ्रैक्शनल फॉर्म के अंदर भी मौजूद नहीं है ये, तो इसलिए ये इरेशनल कहलाएगा। अच्छा, बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बोलते हैं कि सर जैसे कि ये तो पाई तो बराबर होता है 22/7 के, तो इस फॉर्म इस हिसाब से तो ये रैशनल नंबर है। तो एक्चुअली 22/7 जो है अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर है, एग्जैक्ट आंसर नहीं है, ठीक है। यानी कि हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए तकरीबन का वर्ड इस्तेमाल करने के बाद ये वैल्यू पुट करते हैं, लेकिन एक्यूरेटली ये इसके इक्वल नहीं है। दैट्स वाई कि ये इरेशनल नंबर कहलाएगा। अगर नंबर की तरफ चलें, 15/2 ये रैशनल है या इरेशनल? तो ये बिल्कुल रैशनल नंबर है। एक बार लिख देता हूँ, फिर बताता हूँ क्यों। तो ये लिख दिया रैशनल नंबर। क्यों रैशनल नंबर है? क्योंकि P/Q की फॉर्म में ये लिखा हुआ है और Q जो है वो 0 के इक्वल भी नहीं है, और दैट्स वाई की रैशनल नंबर है, इसलिए इसको तो ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अगले की तरफ चलते हैं। अब 7.25 जो है ये हमारे पास रैशनल नंबर है। कैसे, वो मैं बताता हूँ, पहले लिख लेता हूँ। यस, तो मैंने ये लिख लिया। अब ये क्यों बराबर है? क्योंकि देखिए 7.25 तो रैशनल नंबर में टर्मिनेटिंग भी होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं। टर्मिनेटिंग नंबर्स या टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं? वो होती हैं जिसमें डेसिमल पार्ट के अंदर यानी इशारिया के बाद अगर लिमिटेड नंबर होंगे, महदूद नंबर होंगे या इतने नंबर होंगे जिन्हें आप गिन सकते हो, तो वो कहलाता है टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग जो है वो रैशनल नंबर को ही कहते हैं, तो ये इसकी वजह है। तो ये भी हो गया। अब लास्ट में हमारे पास ये है, ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। मैं लिख देता हूँ एक बार। तो ये मैंने लिख दिया। अब ये क्यों इरेशनल नंबर है? क्योंकि जब इसको आप डिवाइड करोगे ठीक सबसे पहले वाले क्वेश्चन की तरह, तो जो आंसर आएगा वो पॉइंट के बाद काफ़ी सारे डिजिट्स होंगे, और ना वो रिपीट हो रहे होंगे बार बार, और ना वो महदूद होंगे, यानी फॉर एवर डिजिट होंगे, अनलिमिटेड डिजिट होंगे, इनफाइनाइट डिजिट होंगे। ये तीनों का ही की मतलब होता है। तो क्योंकि यानी इसके आंसर के अंदर जो जवाब आएगा, ठीक है, उसमें ना ख़त्म होने वाले हिस्से होंगे और उनमें कोई तरतीब भी नहीं होगी, तो दैट्स वाई कि ये इरेशनल नंबर कहलाएंगे। तो आपको अभी भी समझ में नहीं आए तो ये चीज़ जब तक समझ में नहीं आएगी, जब तक आप पीछे से नहीं देखेंगे। तो पीछे से वीडियो को देखिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पे डायरेक्ट ये वाला टॉपिक उठा के देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इसको भी पहले एक बार पढ़ लेते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है? इसमें बोला जा रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, के ये जो दी गई फ्रैक्शंस हैं इसको आपने कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। और डेसिमल फ्रैक्शंस के अंदर सवाल ये पैदा होगा कि डेसिमल फ्रैक्शंस किसे कहा जाता है? तो देखिए जो डेसिमल के अंदर ऐसे करके डिजिट्स लिखे होते हैं, इसे डेसिमल फ्रैक्शन कहा जाता है। यानी कि इस फ्रैक्शन को यानी कि फ्रैक्शन कहा जाता है, और इससे यानी पॉइंट की सूरत में जो लिखा होता है, डेसिमल की सूरत में जो लिखा होता है, तो उसे डेसिमल फ्रैक्शन कहा जाता है। तो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि इस फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में आप बदल दो, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आप लोगों को यानी कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है ये आप लोगों को पता चल गया होगा। अब बदलते कैसे हैं उसको देख लेते हैं। तो बदलने के लिए आप क्या करेंगे? ऐसे एक डिवीजन करेंगे। डिवीजन में ये जो जितनी भी फ्रैक्शंस हैं उसमें ऊपर वाला नोमिनेटर जो है वो अंदर जाता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर जो है वो बाहर आता है, ठीक है। तो अब इसको डिवाइड करेंगे। अब लेकिन डिवाइड करने जाएंगे तो ये अंदर वाला नंबर छोटा है और बाहर वाला बड़ा है। अब आप सोचें कि यानी कि 25 को मैं किस से मल्टीप्लाई करूं कि 17 से ज़्यादा आंसर आए? तो ऐसा कोई नंबर भी नहीं होगा, ठीक है। तो शर्त क्या होती है डिवीजन की? कि अंदर बड़ा नंबर होना चाहिए, बाहर छोटा होना चाहिए। तो अब इसको बड़ा कैसे बनाएंगे, सवाल ये आ जाता है। तो ऐसे में फिर क्या करते हैं कि हम यहाँ पे लगा लेंगे एक पॉइंट या डेसिमल, ठीक है, और इसके बाद जो है इधर और यहाँ भी लगा लेंगे डेसिमल, ठीक है। तो ये दो जगह डेसिमल, जब भी नीचे लगे तो ऊपर भी आपने लगाना है। थोड़ा ज़्यादा मोटा लग गया, यस अब ठीक है। तो इस डेसिमल लगाने के बाद जो है आप जितने चाहे ज़ीरो आप यहाँ पर लगा सकते हैं ज़रूरत के अकॉर्डिंग, ठीक है, जितने भी ज़ीरोज़ की ज़रूरत होगी। अब सवाल ये पैदा होता है क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि अगर कहीं पे 1 लिखा हुआ है, कहीं पे 1.0 लिखा हुआ है, तो इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। ये भी 1 के इक्वल है, ये भी 1 के इक्वल है। अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है तो ये भी 1 ही के इक्वल होगा, कहीं पे अगर ऐसे लिखा हुआ है तो फिर भी 1 ही होगा, यानी कि इन सब का आंसर 1 ही है। तो इट्स मीन समझ में ये बात आ रही है कि डेसिमल के बाद जितने भी ज़ीरो लगा लो तो असल नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस चीज़ के तहत हम जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो छोटा नंबर था तो एक डेसिमल यहाँ लगाया, एक जैसे नीचे लगाओ तो ऊपर भी लगा लीजिएगा।
और उसके बाद अब हम एक ज़ीरो डाल लेते हैं फिल वक्त, क्योंकि 170 जो है वो 25 से बड़ा है। तो अब कौन सा ऐसा यानी 25 को मैं किस से मल्टीप्लाई करवाऊँ कि 170 आ जाए या 170 के करीब कोई नंबर आ जाए। तो अगर मैं 25 को 6 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, आप क्या करिएगा, कैलकुलेटर साथ रखिएगा, बारी बारी 25 को 2 से करवाइएगा, फिर 3 से करवाइएगा, फिर 4 से करवाइएगा। तो ऐसे जब आप लगातार करवाएंगे तो जो सबसे नियरेस्ट इसका होगा उसको आप चूज़ कर लीजिएगा और उसको इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो 25 को जब 6 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास 150 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, इसमें से 170 में से 150 निकाल देंगे तो मेरे पास पीछे क्या बच जाएगा 20, और यहाँ पे माइनस डाल दो आप, जिससे पता चले कि माइनस किया है। तो अब अगेन से 25 बड़ा है और 20 छोटा है, तो ऐसे में फिर एक और ज़ीरो लगा लेते हैं। तो एक ज़ीरो ऊपर भी डाल दो और एक ज़ीरो जो है यहाँ पर, क्योंकि ऊपर वाला जो है अब वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। ऊपर डालने डायरेक्ट नीचे मत डालिएगा। तो अब ये 200 हो गया, 200 जो है 25 से बड़ा है। तो 200 को सॉरी 25 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास 200 आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैं लिख दूंगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा पूरा का पूरा 200, ठीक है। और इसके बाद जो है ये आप, ये प्लस का था ये माइनस का था, तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और साथ में आ जाएगा नीचे रिमाइंडर में ज़ीरो बच जाएगा। तो ये यहाँ पे डेसिमल से पहले लिखने के लिए ज़ीरो डाल देते हैं। इससे यानी कि कोई भी डेसिमल होता है वो ऐसे नहीं लिखते, उससे क्या होता है बाजू का चेक करने वाले को ये डेसिमल नज़र नहीं आता और वो 25 समझ लेते हैं। लेकिन जब भी हम ज़ीरो डाल देंगे तो उससे बात क्लियर हो जाएगी। तो बहरहाल जो लॉजिक मुझे समझ में आई मैंने बता दी, लेकिन आप ज़ीरो ज़रूर डालिएगा। तो 0.68 जो है ये हमारा आंसर होगा। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि 0.68 जो है वो हमारा आंसर है, या दूसरे लफ्ज़ों में कह लो कि डेसिमल फ्रैक्शन है हमारा, ठीक है। तो पार्ट सेकंड आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर वाला नोमिनेटर जो है वो अंदर लिखते हैं, तो 19 अंदर आ गया और नीचे 4 आ गया। तो ये तो अंदर बड़ा ऑलरेडी है, तो इसलिए हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 4 4 द 16 होता है और 4 5 द 20 होता है। तो इसलिए 4 4 द पे हम इसको यानी कि डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 16 और ये लाइन यहाँ पे माइनस, और 16 17 18 19 पीछे बच गया 3 हमारा, ठीक है। अब अभी भी अब ये जो है 3 छोटा है और 4 बड़ा है, तो ऐसे में अब हमें डेसिमल की ज़रूरत होगी। तो इधर भी इशारे डाल दो, इधर भी इशारे डाल दो, इशारे के बाद एक ज़ीरो की ज़रूरत है फिल वक्त, तो यहाँ पे एक ज़ीरो डाल के नीचे भी एक ज़ीरो डाल दिया हमने। अब जो है अब 4 को किस पे डिवाइड करेंगे 30 आ जाए। तो 4 को अगर 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाएगा, क्योंकि 30 तो 4 के टेबल पे आता नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे 28 लिख दिया, अगेन से माइनस डाला और नीचे जो है अब क्या बच जाएगा 2। अब ये अगेन से छोटा है 4 के साथ अगर कंपैरिजन करें, तो इसलिए ऊपर भी एक ज़ीरो डाल दो और नीचे भी एक ज़ीरो लगा दोगे आप, ठीक है। अब ये 20 बन गया। अब ये 5 पे जा सकता है, 4 5 का कितना होता है 20, तो यहाँ पे आ गया 20 और ये नीचे रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो बच गया। तो 4.75 जो है इसका डेसिमल फ्रैक्शन होगा। यहाँ पे लिख देता हूँ 4.75 ये डेसिमल फ्रैक्शन है और यही इसका आंसर है। तो पार्ट नंबर 3 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इसको भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो अंदर आ गया 57 और बाहर आ गया 8। तो 8 का टेबल पढ़ना शुरू करो, 57 आते हैं। तो 57 तो नहीं आएगा, लेकिन 8 7 से कितना होता है 56, तो ये आ सकता है। तो इसलिए इसी पे डिवाइड कर दिया और नीचे आ गया हमारे पास 1 1। अब छोटा हो गया इसलिए इशारिया यहाँ भी लगा दिया और यहाँ भी लगा दिया और इधर ज़ीरो डाला और इधर डालने के बाद यही ज़ीरो नीचे लेकर आ गए आप, ठीक है। उसके बाद 10 बन गया। अब 8 1 ज़ा 8 हो सकता है, तो यहाँ पे अगेन से माइनस डाल देते हैं। तो अब 8 10 में से 2 गया 8 गया, तो पीछे बच गया 2। अब भी छोटा है तो एक ज़ीरो यहाँ पे लगा देते हैं, एक ज़ीरो यहाँ पे लगा देते हैं। तो अब इसके बाद जो है 8 दूनी 16 8 3 24 यानी 8 टू द 16 यानी कि 2 पे जाता है। तो यहाँ पे 2 कर दो और यहाँ पे आ जाएगा 16, माइनस डाल दो और नीचे आ जाएगा हमारा 4। इसके बाद आगे अगर चलें तो अब फिर छोटा है, फिर ऊपर ज़ीरो डाल दो और ऊपर वाला यही ज़ीरो नीचे भी डाल दो। तो इसके बाद जो है 8 5 जो होता है वो 40 ही होता है। तो फाइनली हमारे पास 5 के टेबल पे करेंगे तो ये हमारे पास 40 आ गया और ये हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसका डेसिमल फ्रैक्शन कितना है 7.125, यही हमारा आंसर है। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। तो पार्ट नंबर 4 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, इसको सॉल्व करते हैं। तो अंदर रखूँगा मैं, सॉरी थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ, यहाँ पे अंदर रखूँगा मैं 205 और बाहर रखूँगा 18। तो फर्स्ट 2 डिजिट्स को देखें इधर के हिसाब से, तो 18 1 ज़ा 18 लिख के हम आगे काम बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 18 और माइनस डाल दिया और साथ में ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी। तो पीछे बच गया हमारे पास 2, ऊपर से 5 उतारा, 25 बन गया। अब 18 को फिर 18 के साथ ही सॉरी 18 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 18 आ जाएगा, क्योंकि 2 के साथ करवाएंगे तो 25 से बड़ा नंबर हो जाएगा।
तो इसलिए यहाँ पे अगेन से हमारे पास जो बचा 25 में से 18 निकालोगे तो 7 बच गया। अब 7 छोटा है इसलिए यहाँ पे भी ज़ीरो, सॉरी इशारिया डाल दो, यानी कि यहाँ पे भी इशारिया डाल दो और इशारे लगाने के बाद ज़ीरो इधर भी लगाएंगे और इधर भी लगाएंगे। अब 18 को आप किसके साथ मल्टीप्लाई करवाओगे कि या तो 70 आ जाए या नियरेस्ट आ जाए। तो 18 को जब आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास 54 आएगा, क्योंकि अगर 18 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 70 से बड़ा नंबर बन जाता है। तो अब 70 में से 54 गया तो हमारे पास आ गया 16। अब 16 अगेन से छोटा नंबर है, तो इसलिए फिर हम क्या करेंगे, इधर भी ज़ीरो लगाएंगे और इधर भी ज़ीरो लगाएंगे। अब ये 160 बन गया हमारे पास। तो अब हम 18 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 160 आए या नियरेस्ट आ जाए 160 के। तो अगर हम 8 के साथ 18 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 144 आ जाएगा। तो इसलिए 8 के साथ मल्टीप्लाई करवाया और 144 लिख दिया। फिर पीछे बचा हमारे पास 16। अब अगेन से इशारिया यानी इधर ज़ीरो लगाएंगे और इधर ज़ीरो लगाएंगे। फिर 8 के साथ करेंगे इसको मल्टीप्लाई 18 को, तो यहाँ पे आ जाएगा 144 और ये माइनस हुआ और ये यहाँ पे अब 160 में से 144 गया तो अगेन से 16 बच गया। फिर दोबारा इधर ज़ीरो लगाएंगे और इधर भी लगाएंगे और इधर भी 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 18 को, तो दोबारा से 144 आ जाएगा और ऐसे आ जाएगा। तो इस तरह से ये चलता रहेगा जितनी बार भी आप लिखो। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर कब तक चलाएंगे, तो मैं इसका आंसर जो है इसी क्वेश्चन का जब जवाब लिखूंगा तब मैं आपको इस बारे में बताऊंगा। अभी कर लेते हैं, तो अभी 4 बार लिख लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे 8 के साथ करवाया तो ये आ गया 144 माइनस और नीचे बच गया हमारा 16। ठीक है, तो अब इसका जवाब क्या आया, तो इसका जवाब बेसिकली आया या डेसिमल फ्रैक्शन में वो आया 11.3888। ठीक है, तो इस तरह ये आगे चलता जा रहा था, लेकिन हमने इतना लिखा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि राउंड ऑफ कर देंगे। राउंड ऑफ कैसे होगा, राउंड ऑफ में 5 से बड़ा अगर लास्ट डिजिट होता है तो 5 से पहले वाले नंबर में, ठीक है, यानी कि ये 8 लास्ट डिजिट है, इससे पहले वाला नंबर के अंदर 1 बढ़ा देंगे तो पिछला नंबर रिमूव कर सकते हैं। तो अगर मैं ये कितने 1 2 3 4, अगर मैं इसको रिमूव कर दूं और इसको 9 बना दूंगा तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो आंसर बनेगा 11.3889 बन जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा 9 कैसे बना। कि मैंने इस वाले को यानी कि अगर थोड़ा यूँ कर लेता हूँ नीचे, इस वाले को रिमूव करने के लिए मैंने इसके अंदर एक ऐड करवा दिया। तो आई होप फिजिक्स का टॉपिक है, राउंड ऑफ करने का, आपको आता भी होगा। तो ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। अब सवाल उस सवाल पर बात करते हैं कि सर इस तरह ये कितने डिजिट्स का आंसर लाना है। तो इस बारे में हतमी तौर पे तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन क्योंकि बुक का अगर मैं लेट्स सपोज मेरे मुताबिक हम 2 डिजिट भी रख सकते हैं, हम 3 भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने 1 2 3 4 डिजिट इसलिए रखा है क्योंकि बुक में आंसर है। अगर मैं कम रखता तो स्टूडेंट्स बोलते कि ये सर का जवाब जो है शायद सही नहीं है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो पार्ट नंबर 5 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, इसको भी सॉल्व करते हैं जल्दी सी। तो इधर आ गया 5 हमारा, थोड़ा करीब करके लिखते हैं ताकि इधर आ गया 5 और इधर आ गया 8। ठीक है, तो ये पहले ही पता चल गया छोटा है, तो इसलिए एक ज़ीरो यहाँ पे डाला और साथ में डेसिमल इधर भी लगा देते हैं साथ ही। तो अब कितना हो गया 8 6 48 होता है, तो यहाँ पे आ गया 6 डाला और यहाँ पे आ गया 48 और नीचे बच गया हमारे पास 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ज़ीरो डाला, यहाँ पे ज़ीरो डाला। अब 8 टू द 16 होता है, और तो यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे आ गया 16 माइनस और इधर आ जाएगा अब हमारे पास 4। ठीक है, अब 4 छोटा है तो इधर भी ज़ीरो डाला और इधर भी ज़ीरो डाला। अब 40 जाता है 8 के टेबल पे, 8 5 ज़ा 40 होता है, तो यहाँ पे भी 40 आ गया और नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ गया। तो पार्ट नंबर 6 आ गया। इसको अगर सॉल्व करें तो ये यहाँ पे ऐसे डाल दिया और डालने के बाद अंदर आ गया 25, बाहर आ गया 38। तो शुरू में डेसिमल डालना पड़ जाएगा हमें 0 पॉइंट, इधर भी 0 डाल देते हैं। अब 38 को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ से आगे चल सकते हैं। तो 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 38 को तो 228 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 228 और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करवाया 6 से, तो यहाँ पे आ गया 6। अब इसमें से ये माइनस करेंगे 250 में से 228, तो पीछे कितना बच जाएगा, पीछे बच जाएगा हमारे पास 22। अब ये छोटा है 38 से, तो इधर भी 0 डाला और इधर भी 0 डाला। अब 38 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं कि आगे चल सकें, तो अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है, तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे हमारे पास आ जाएगा 190। ठीक है,
और ये माइनस डाल देते हैं, और 220 में से 190 गया तो पीछे बच गया 30। अब 30 अगेन से छोटा है तो इधर भी 0 डाला और इधर भी 0 डाल दिया। अब 38 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं? 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 266 आ जाएगा आप लोगों के पास, और इसमें से ये 300 में से ये निकालेंगे तो ये बच जाएगा पीछे 34, ठीक है। और साथ में अब ये छोटा है, दोबारा से 0 डाल देते हैं और इधर भी 0 डाल देते हैं, तो 340 आ गया। अब किससे मल्टीप्लाई करवाएं? अगर 8 से 38 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 304, ठीक है। अब 340 में से 304 निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 36। तो अब अभी भी ये छोटा है, इधर भी 0 डाल दो और इधर भी 0 डाल दो। फर्दर आगे चलें तो अगेन से 38 को 9 से करवाएंगे, क्योंकि 8 के साथ तो 304 आता है, तो ये आ गया 9 और इधर आ जाएगा हमारे पास 342, और ये माइनस, और 360 में से 342 गया तो कितना बच गया? 18। तो यहाँ पे आ गया 18। तो इस तरह ये आगे चलता चला जाएगा। तो बस इतना काफ़ी है। अब हम एक आंसर लिख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे लिखेंगे लास्ट डिजिट को अब अगर हमने रिमूव करना है तो अगला एक बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन पीछे बुक में जो है ऐसे ही लिखा हुआ है तो आंसर, तो अब मुझे ये लॉजिक समझ में नहीं आई है। पहले लिख लेता हूँ आंसर 0.6578 9, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन अब पिछले जो क्वेश्चन है उसमें राउंड ऑफ करके अगला बढ़ा दिया था, इधर ऐसे है। तो अब आई डोंट नो कि अगर मैं बुक के मुताबिक नहीं चलूँगा तो सब कहेंगे आंसर गलत है, और अगर मैं बुक के मुताबिक चलूँ तो ये लॉजिक समझ में नहीं आ रही, क्योंकि ये तो आगे से आगे चलता चला जाएगा। बहरहाल इसका जवाब अपने टीचर से पूछ लीजिएगा, लेकिन मेन चीज़ तो आंसर निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। क्या बोला जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कि जितनी भी स्टेटमेंट्स दी गई हैं, कौन सी स्टेटमेंट्स? ये सारी स्टेटमेंट्स ही हैं, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट्स आगे बात पढ़ें तो आर ट्रू, कौन सी ट्रू हैं यानी दुरुस्त हैं, एंड विच आर फॉल्स, और कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो फॉल्स हैं यानी गलत हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। तो सबसे पहले अगर देखें तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है 2/3 जो है वो इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर कौन सा होता है? एक ऐसा नंबर होता है जिसको p/q की फॉर्म में ना लिखा जा सके, वो इरेशनल होता है। तो ये तो p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो दैट मीन कि ये यानी कि रैशनल नंबर है। तो इसलिए पहला जो है वो क्या हुआ? वो हुआ हमारे पास फॉल्स, ठीक है। यहाँ पे लिखता जाता हूँ हर किसी के साथ, ये फॉल्स हो गया हमारा। सेकंड की तरफ चलें तो पाई आ गया। पाई के बारे में तो मैंने आपको बताया है कि पाई जो है वो उसको फ्रैक्शन फॉर्म में यानी कि p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, एक बात। और बाज़ लोग कहते हैं यानी कि आप लोगों ने खुद ही सोचा होगा कि 22/7 जो होता है ये पाई के इक्वल होता है। तो यस, आप लोग सही हो कि ये पाई के इक्वल तो है, बट ये अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन यानी कि पाई जो होता है वो तकरीबन 22/7 के बराबर होता है। क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक्चुअली वैल्यूज़ की 3.14 वगैरह 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 यानी काफ़ी सारे नंबर्स होते हैं। तो पता ये चला हमें कि पाई जो है वो भी p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो दैट मीन कि ये जो कह रहा है कि इरेशनल नंबर है तो ये सही कह रहा है कि ये रैशनल है, ठीक है। तो इधर हम ट्रू लिख देते हैं, टी से ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। थर्ड यानी पार्ट की तरफ चलें तो इसमें लिखा है 1/9 इज़ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। तो टर्मिनेटिंग कौन सी होती है? जिसमें लिमिटेड या फाइनाइट जो नंबर्स होते हैं, जिसमें डेसिमल पार्ट में यानी इशारिया के बाद जो है एक लिमिटेड नंबर होते हैं, वो टर्मिनेटिंग होते हैं। अब 1/9 जो है ये टर्मिनेटिंग है या नहीं, इसके लिए हमें कैलकुलेटर चाहिए होगा। कैलकुलेटर पे 1/9 करके देख लेते हैं। तो ये आ गया हमारा कैलकुलेटर। कैलकुलेटर पे करना है 1/9 और इज इक्वल टू, अब आप देख सकते हो कि ये लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है, इनमें कोई हद नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे कि ये रॉन्ग है यानी कि फॉल्स है, यानी कि इसकी ये गलत कह रहे हैं। टर्मिनेटिंग में तो ख़त्म हो जाते हैं हिंद से इशारिया के बाद, लेकिन इसमें चले जा रहे हैं, तो इट्स मीन ये टर्मिनेटिंग नहीं है बल्कि नॉन टर्मिनेटिंग है, जिसमें क्योंकि अगर आपको दोबारा दिखाऊं तो एक ही नंबर बार बार रिपीट हुए जा रहा है। एक चीज़ और भी आप लोगों को बतानी थी कि कैलकुलेटर के अंदर पॉइंट के बाद एक खास नंबर तक ही 111 आ रहा है। तो देखने में ऐसा लगता है कि इसके बाद तो 1 है नहीं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कैलकुलेटर पे एक वक्त में बस एक खास नंबर ही नज़र आ सकते हैं, उसके बाद नज़र आना बंद हो जाते हैं, यानी इससे आगे तो कैलकुलेटर नहीं है। तो इसलिए लेकिन जब आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने से आपको पता चलेगा, इसी नंबर को एक को अंदर रखेंगे, 9 को बाहर रखेंगे, तो पता चलेगा कि एक ही नंबर बार 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 आता रहेगा। तो ये चीज़ भी बताना जरूरी थी। इसके आगे भी 111 है, लेकिन क्योंकि कैलकुलेटर शो नहीं कर सकता इसलिए ऐसा नजर आ रहा है। तो बहरहाल
काफ़ी अच्छे से बात कर ली इसके ऊपर। तो 1/9 जो है वो फॉल्स है, ये टर्मिनेटिंग नहीं है बल्कि रेकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग है। अगले की तरफ चलते हैं। अब अगला जो है 3/4 ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है, तो दोबारा से कैलकुलेटर ले आते हैं कम वक्त में, वरना तो डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो 3/4 इज इक्वल टू 0.75। देखें इससे आगे ये नहीं नंबर है कोई भी, तो इट्स मीन के डेसिमल यानी इशारिया के बाद जो है लिमिटेड नंबर है, फाइनाइट नंबर है, दैट मीन के ये सही बात कर रहा है कि 3/4 जो है वो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। ठीक है, सॉरी इसको फ्रैक्शन कहेंगे, नंबर नहीं कहेंगे, ऐसे बस कुछ चीज़ें गलती हो जाती है, उसको आप बस देख लीजिएगा कि मेरा मेन मकसद आपको काबिल बनाना है, ना कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करवाना। उसके बाद 4/5 इज़ रेकरिंग फ्रैक्शन। क्या ये रेकरिंग फ्रैक्शन है? अगर तो एक नंबर बार बार रिपीट होता जा रहा है तो ये रेकरिंग होगा, वरना नहीं होगा। तो चलिए इसको भी कैलकुलेटर से देखते हैं। तो ये आ गया हमारे कैलकुलेटर, और 4/5 इज इक्वल टू 0.8। तो यानी इट्स मीन के ये तो गलत बात कर रहा है, ये तो टर्मिनेटिंग है, यानी कि रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग को बोलते हैं ना, तो इट्स मीन के ये गलत बात कर रहा है, तो इधर फाल्स लिख लेंगे क्योंकि ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, रेकरिंग नहीं है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को नजर आ रहा है, इसको भी एक बार पहले पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स। कौन से नंबर? ये वाले सारे नंबर्स। ठीक है, इन सबको क्या करना है आपने? रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ऑन द नंबर लाइन के ऊपर। अब इस सवाल को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि नंबर लाइन कहते किसको है, उसके बाद फिर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो चलिए नंबर लाइन किसे कहते हैं इसको समझते हैं। ये आ गई हमारी नंबर लाइन। ठीक है, तो पिक्चर में काफ़ी चीज़ें एक साथ लिखी हुई हैं, तो मैं इसको अलग अलग करके हर चीज़ स्टेप वाइज जो है वो समझाता हूँ कि अगर ऐसे एक स्ट्रेट लाइन डाल दो, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन के आसपास ऐसे एरो डाल दो। एरो क्यों डाल दो, पहले इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इस एरो का मतलब होता है फॉर एवर। ठीक है, यानी कि जो भी चीज़ हो रही है, यानी ये जो लाइन है, ये लाइन आगे भी जा रही है। जैसे ज्योमेट्री के अंदर आपने रे पढ़ा होगा, रे की डेफिनेशन क्या होती है कि एक एंड इसकी लिमिटेड होती है और दूसरी एंड जो होती है एरो डालने से शो कर देते हैं कि ये फॉर एवर आगे बढ़ती चली जा रही है। तो ठीक यही वाली बात इधर नंबर लाइन में भी है कि नंबर लाइन के एंड में 2 एरोज डाले जाते हैं ताकि ये शो किया जा सके कि यही चीज़ इसी तरह और आगे जाए जा रही है। जैसे इधर अगर देखें तो 10 है, 10 के बाद 11 भी होगा, 12 भी होगा, 13 भी होगा, और इस तरह आगे तक काउंटिंग जारी है। ठीक इसी तरह इधर चलें तो इधर माइनस के नंबर्स हैं, तो -11 होगा, -12 होगा, -13 होगा, और इसी तरह आगे तक नंबर्स जा रहे हैं। तो ये एरोज वाली बात हो गई कि एरोज क्यों डाले गए हैं। अब एरोज डालने के बाद नंबर लाइन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको मिडल से ऐसे कट कर देते हैं, और कट करने के बाद इधर 0 नंबर डाल देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम इक्वली यानी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी इक्वली पार्ट्स में, यानी जितना फासला यहाँ पे होना चाहिए उतना ही यहाँ पे होना चाहिए, उतना ही यहाँ पे होना चाहिए, उतना ही यहाँ पे होना चाहिए। मैं सिर्फ समझा रहा हूँ इसलिए अंदाजे से लगा रहा हूँ, वरना आप पिक्चर में देख सकते हो तो जितना हिस्सा ये है उतना ही ये है, उतना ही ये है, यानी ये तमाम इक्वली पार्ट्स पर डिवाइड किया गया है इस नंबर लाइन को। ठीक है, तो जब भी आपने इस तरह के लाइन से कट करना है नंबर लाइन को, तो स्केल की मदद से 2 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का, इस तरह इक्वली पार्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करते जाने हैं। ठीक है, ये चीज़ भी आप लोगों की क्लियर हो गई। अगली पॉइंट की तरफ चलें तो नंबर लाइन पर इधर सारे पॉजिटिव नंबर लिखे जाते हैं राइट साइड पे, जैसे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि राइट साइड पे तमाम पॉजिटिव नंबर लिखे जाते हैं, और 0 के लेफ्ट साइड पे तमाम नेगेटिव नंबर लिखे जाते हैं, जैसे कि इधर लिखा भी हुआ है तमाम नेगेटिव नंबर। ठीक है, और पिक्चर में आप लोग देख भी सकते हो, सॉरी ये सारी चीज़ें दोबारा आगे इसको मैं रिमूव करूँ तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, जैसे ये 1 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव है, 4 पॉजिटिव है, तो आप देख सकते हो सारे पॉजिटिव हैं। 0 के लेफ्ट साइड पे ये सारे जो हैं, आप कोई से भी नंबर देखो तो वो सारे नेगेटिव हैं। तो कंक्लूजन क्या निकला कि लेफ्ट साइड पे हमेशा 0 के नेगेटिव नंबर्स होंगे और राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होंगे। यहाँ तक भी बात क्लियर हो गई। अब ये नंबर लाइन जो है वो क्यों होती है या इसका क्या फ़ायदा है, तो देखिए नंबर लाइन की वजह से हमें ये पता चलता है कि कौन के 2 नंबर की बात की जा रही हो तो उनमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। जैसे कि पिक्चर में भी आपको दिखाया गया है कि इधर वाले जितने भी नंबर्स हैं, यानी कि इधर वाले जितने भी नंबर्स होंगे, यानी ये वाले, ये तमाम ग्रेटर होंगे। ठीक है, किससे ग्रेटर होंगे? इस तरफ वाले सारे नंबर से। अगर आपको थोड़ा और समझाने की कोशिश करूँ, जैसे 4 जो है यानी कि इधर वाले सारे नंबर से बड़ा है, यानी वो -1 से भी बड़ा है, -4 से भी बड़ा है, 2 से भी बड़ा है, 0 से भी तो बड़ा है। ठीक है, इसी तरह और आगे चलें तो जैसे 9 जो है इधर वाले सारे नंबर से बड़ा है। इधर आ जाएं तो 0 जो है वो तमाम माइनस वाले नंबर से बड़ा होता है। ठीक है, ग्रेटर होता है। ठीक इसी तरह -2 जो होता है वो -7 से बड़ा है।
तो नंबर लाइन की वजह से ही हमें पता चलता है कि बड़े और छोटे नंबर का कौन सा बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा। तो जब भी कोई नंबर्स दो लिखे हों, जैसे अगर आप मैं इधर लिखूं कि 6 में और 8 में कौन सा नंबर बड़ा है, तो आप देखिए 8 जो है वो इधर है और 6 इधर है, तो राइट साइड पे ज़्यादा 8 है, तो इसलिए 8 जो है वो 6 से बड़ा है। ठीक इसी तरह अगर मैं दो और नंबर्स की बात करूं, इनको मिटाने के बाद अगर मैं कह दूं कि -6 और +6 में कौन सा बड़ा नंबर है, तो आप देखिए इसको मैं रिमूव कर देता हूं यहाँ से। अगर आप देखेंगे तो +6 ये रहा और -6 ये रहा, तो राइट साइड पे जाते हैं तो नंबर बड़ा होता रहता है। तो राइट साइड पे +6 है, इसलिए +6 जो है वो बड़ा है -6 से। एक लास्ट एग्जांपल माइनस के हिसाब से भी देख लेते हैं, दो माइनस नंबर के हिसाब से। अगर -10 हो और -1 हो, इनमें से कौन सा बड़ा है, तो आप देखिए इधर -1 है और इधर -10 है, तो इट्स मीन के राइट साइड पे -1 है, तो -1 जो है वो ग्रेटर है -10 से। तो अब आप लोग ये भी सीख गए होंगे कि नंबर लाइन का क्या फ़ायदा है। नंबर लाइन का यही फ़ायदा है कि इससे हमें ये पता चलता है कि कौन सा नंबर किसी दूसरे नंबर से कितना बड़ा है। ठीक है, और इसके बाद नंबर लाइन के हवाले से मुझे नहीं लगता कुछ खास बताना चाहिए मुझे। अब मैं क्वेश्चंस करूंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं और उसको फिर नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करता हूं। तो ये मैंने एक फ्रैक्शन लिखा है, यहाँ पर एक रैशनल नंबर लिखा है। तो इस रैशनल नंबर पर इस रैशनल नंबर को हमने इस वाली नंबर लाइन के ऊपर बताना है कि किधर आएगा ये, यानी इसकी पोजीशन किधर होगी इस नंबर लाइन के ऊपर। ये अब क्वेश्चन बन जाएगा हमारा, प्लॉट करना जिसे बोलते हैं। तो सबसे पहले नंबर लाइन पर दिखाना है तो हमें क्या बनाना होगा, हमें नंबर लाइन ही ड्रॉ करनी होगी। तो नंबर लाइन ड्रॉ करना भी मैंने आप लोगों को बताया है कि आप क्या करेंगे, आप एक ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद इधर एक एरो डाल देंगे, इधर भी एक एरो डाल देंगे। उसके बाद आप ये काम स्केल की मदद से करेंगे। ठीक है, मैं अंदाजे से कर रहा हूँ, तो स्केल की मदद से जैसे 10 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर लंबी आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसका हाफ भी स्केल के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसलिए उसके हाफ को ऐसे आप कट कर दोगे। कट करने के बाद इधर डाल दोगे 0। अब ये सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 2/3 किधर आएगा, किन दो नंबर्स के दरमियान में आएगा। 1 और 2 के दरमियान में आएगा, या फिर ये 3 और 4 के दरमियान में आएगा, या 0 और 1 के दरमियान में आएगा। तो सबसे पहला सवाल तो यही पता होना चाहिए कि ये नंबर किन दो नंबर के दरमियान में प्लेस करेगा। उस हिसाब से हम इधर नंबर लिख लेंगे। ठीक है, तो अब 2/3 किन दो नंबर्स के दरमियान में आएगा, ये सबसे पहला सवाल है। तो ये आएगा 0 और +1 के दरमियान में ये 2/3 आएगा। अब किस जगह आएगा वो अभी हम फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन पहली चीज़ हमें 0 और 1 के दरमियान में इसे लाना है। तो फिर उस हिसाब से अब मैं इधर कितने हिस्सों में, अगर इधर मैं दो हिस्सों में भी डिवाइड करूँ 1 और 2, ठीक है, तो इतने में हमारा ये नंबर जो है वो रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो इसलिए दो लाइनें इधर डाल लेते हैं और सेम डिस्टेंस के साथ दो लाइनें इधर डाल लेते हैं। अगेन मैं कह रहा हूँ कि ये डिस्टेंस आप जो है इक्वल रखिएगा स्केल की मदद से। तो इधर पॉजिटिव नंबर लिखते हैं तो इधर 1 आ गया, इधर 2 आ गया, इधर नेगेटिव नंबर लिखते हैं तो -1 आ गया और इधर -2 आ गया, और इसी तरह आगे ये नंबर लाइन चलती जा रही है। अब यहाँ पर एक खास बात, एक सवाल भी पैदा होना चाहिए आप लोगों के माइंड में, और बहुत खास बात है कि 2/3 मुझे पता चल गया 0 और 1 के दरमियान में आएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 7/4 तो ये किसके दरमियान में आएगा। तो अब सवाल पैदा होता है ना। तो इसके लिए एक चीज़ होती है, वो ये कि अगर नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर बड़ा हो और ऊपर वाला छोटा हो, तब तो वो यानी कि 0 और 1 के दरमियान में ही आ जाएगा। ठीक है, यानी नीचे वाला बड़ा हो ऊपर वाला छोटा हो। लेकिन अगर इन केस ऐसे हो जाता है कि नीचे वाला छोटा रह जाता है ऊपर वाला बड़ा रह जाता है, तो ऐसे में आपको कैसे पता चलेगा ये किन दो नंबर्स के दरमियान में आएगा। ऐसे में आप डिवाइड करेंगे, 7 को अंदर रखेंगे और 4 को बाहर रखेंगे, तो 4 1 ज़ा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, और इसके बाद इसको जब लिखेंगे हम फ्रैक्शनल फॉर्म में तो ये हो जाएगा, ये आपको आता भी होगा कि ये 1 जो है इसको बोलेगा 4 को भाई तू नीचे चला जा, तो 1 4 की जगह पे आ जाएगा। अब जब 4 को इसने बोला तो 4 कहेगा 3 को कि भाई तू ऊपर चला जा, जगह चेंज कर रहे हैं, तो 4 आ जाएगा फिर नीचे, और फिर 3 जो है इसको इसके लिए यही जगह बच गई एक ऊपर जाने की, तो ये बेचारा ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे करके यानी कि हम इस हिस्से को इस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे। करने के बाद अब हम देख सकते हैं कि नंबर 7/4 किन के दरमियान में आएगा। तो अब मैं अगर बताऊं तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ से पता चलेगा कि ये 1 और फिर 2 के दरमियान में कहीं ये पूरा नंबर आएगा, यानी ये नंबर या ये नंबर, बात एक ही है। खैर एनीवे समझ गए होंगे आप। और लेकिन अभी जो है ये नंबर हमारे सामने है
और इस हिसाब से ये नंबर हमें पता चल गया 0 और 1 के यहाँ पे कहीं पे आएगा। अब किधर आएगा उसका तरीका ये होता है कि जो डिनोमिनेटर होता है, हम जैसे 3 है तो हम 3 पार्ट्स करेंगे, ठीक है। अगर जो भी नीचे वो होगा उसको 3 पार्ट्स में कन्वर्ट करोगे आप, जो भी नंबर होगा। तो अब नीचे 3 है तो इधर 3 पार्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम इक्वली डिस्टेंस के साथ, दोबारा बोल रहा हूँ, इक्वली डिस्टेंस के साथ दो छोटी छोटी लाइनें डाल देंगे। इन दो छोटी छोटी लाइनों का मतलब क्या हो गया कि मेरे पास 3 पार्ट बन गए। 3 कैसे बने, जूम करके दिखाऊं तो देखिए, ये पार्ट 1, ये पार्ट 2 और ये पार्ट 3, ठीक है। तो 3 पार्ट बनाने हो तो 2 लाइन डाल देते हैं, 4 पार्ट बनाने हो तो 3 लाइन डाल देते हैं, यानी एक, जितने पार्ट आप बनाओगे उससे एक कम आप लाइंस डालोगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी आप लोगों को। इसको अब आगे चलाते हैं। तो 2 लाइनें डाल के 3 पार्ट बना लिए। अब 3 पार्ट्स में से जो ऊपर वाला नंबर, अब ये क्या रोल प्ले करेगा कि सेकंड लाइन के ऊपर, यानी सेकंड जो छोटी छोटी लाइनें हैं इसके ऊपर इसको रिप्रेजेंट कर देंगे 2/3 को। कैसे, ये पहली लाइन छोटी थी और ये दूसरी लाइन छोटी थी, तो आप यहाँ पे ऐसे करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दोगे और इधर एक एरो डाल दोगे और इधर लिख दोगे 2/3। तो इस तरह से ये रिप्रेजेंट हो गया 2/3 नंबर, ठीक है। एक और सवाल पैदा होता है कि सर आप इधर से गिनना शुरू किया, आपने इधर से क्यों नहीं गिनना शुरू किया? अगर इधर से गिनते तो ये 1 और ये 2, तो ऐसा नहीं होता। नंबर लाइन में ऊपर आपने देखा है कि जो नंबर लाइन पे काउंटिंग होती है 0 से स्टार्ट होती है। 0 से क्यों होती है? 0 क्योंकि ना पॉजिटिव होता है और ना ये नेगेटिव होता है। तो जब भी यानी काउंट करेंगे यानी कि पॉजिटिव नंबर को, तो आप इधर से काउंट करना आगे की तरफ शुरू करेंगे, और जब भी नेगेटिव में काउंटिंग करनी है तो इधर से इस तरफ करेंगे। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि मैंने क्यों 0 से इधर की तरफ काउंटिंग करना शुरू की है। तो 2/3 कैसे रिप्रेजेंट हुआ आप लोगों को पता चल गया। अब अगला नंबर देखते हैं कि कौन सा है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं ताकि और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो अगला नंबर है -4/5। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अब तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। एक स्ट्रेट लाइन ऐसे डालेंगे, ठीक है। स्ट्रेट लाइन डालने के बाद इधर एरो डाल देंगे, इधर एरो डाल देंगे, और इसमें यानी कि नीचे वाला नंबर बड़ा ही है, इट्स मीन के 0 और 1 के दरमियान में ही शो होगा। तो यहाँ पे एक लाइन हम डाल देते हैं 0 की, उसके बाद इक्वली यानी कि एक, बल्कि थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि ज़्यादा पार्ट्स बनाने, यहाँ पे डाल देते हैं 1, यहाँ पे डाल देते हैं 2, और इधर डाल देते हैं। आप थोड़ी लंबी लाइन, मेरे जगह कम है इस आईपैड में, अब लंबी लाइन कर दोगे तो ज़्यादा लाइनें डाल दोगे, 3 पॉइंट्स डाल दो, 4 डाल दो, तो एज यू लाइक। तो इधर अगर बराबर इक्वल करें तो -1 और ये -2। तो अगेन से मैं कह रहा हूँ ये जो डिस्टेंस है आप लोगों का ये बराबर होना चाहिए, वरना सवाल गलत हो जाएगा। स्केल की मदद से बनाना पड़ेगा। तो अब मुझे 0 और 1 के दरमियान में, अब यहाँ पे क्योंकि माइनस है तो इट्स मीन के अब हम माइनस के नंबर्स इस साइड पे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो 0 और 1 के दरमियान यानी कि ये यहाँ कहीं रिप्रेजेंट होगा। अब यहाँ कहीं कैसे रिप्रेजेंट होगा, आप नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है इतने पार्ट्स बना लो। तो 5 पार्ट बनाने हैं तो इट्स मीन में 4 इक्वली डिस्टेंस पे लाइन ड्रॉ कर दूंगा। तो 1 2 3 4, ठीक है। कोशिश की है मैंने कि बराबर हों ये अंदाजे से। अब 4 यानी कि 5 पार्ट बन गए। कैसे 5 पार्ट बने हमारे? 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, ठीक है। तो अब 4th पार्ट के ऊपर आपने जाके 4/5 को रिप्रेजेंट करना है, ये यानी कि वो उसकी लोकेशन है। तो 4 की तरफ काउंटिंग करें तो नेगेटिव इधर काउंट करते हैं। तो ये हो गया 1 हमारा, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। तो इट्स मीन के इस वाली लाइन के ऊपर ये नंबर रिप्रेजेंट होगा। तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ऊपर करने के बाद इस पर एरो बना देते हैं और इधर लिख देते हैं -4/5। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। तो थर्ड नंबर पे जो क्वेश्चन है हमारे सामने वो है 1/3/4। तो ये कहाँ पे जाएगा? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ से यहाँ तक एक नंबर लाइन थोड़ी बड़ी ड्रॉ कर लेते हैं इस बार। ऐसे कर लेते हैं और इधर एरो डाल देते हैं। इसको मिडल से डिवाइड कर देते हैं। ये हो गया 0। अब मुझे कितने ऐसे लाइनें डालनी चाहिए तो वो पता चलेगा मुझे इस वाले हिस्से से। इस वाले हिस्से से कैसे पता चलेगा? यानी ये जो 1 है, ठीक है, ये 1 बताता है कि 1 से बड़ा है ये नंबर। यानी कि ये जो स्टार्ट में होल नंबर जो होता है ना, ये होल नंबर पार्ट कहलाता है। तो ये जो स्टार्ट में होल नंबर जो होता है ये बताता है कि नंबर किधर जाएगा। अगर इधर 1 है तो इट्स मीन 1 और 2 के दरमियान में ये पूरा नंबर लिखा जाएगा। लेकिन अगर इधर होता है 3/4 तो इट्स मीन तब क्या होता, होल नंबर से पता चलता कि 2 और ये यानी कि 2 से ज़्यादा नंबर है तो इट्स मीन के 2 और 3 के दरमियान में ये नंबर रिप्रेजेंट होगा। इसी तरह अगर यहाँ पे लिखा होता 3/4 तो इट्स मीन 4 के बाद ये नंबर पूरा जाहिर होगा, यानी 4 और 5 के दरमियान रिप्रेजेंट होगा। तो आई होप
समझदार हैं आप लोग, समझ में आ गया होगा। और तो 1 और 2 के दरमियान में रिप्रेजेंट होना है, तो इट्स मीन 3 3 लाइनें डाल लें तो बहुत है। तो 1 2 3, इधर भी करें बराबर कोशिश से, 1 2 3, ठीक है। तो 1 2 3 हो गया, ये -1 हो गया, -2 हो गया और -3 हो गया। और अब ये तो हमें पता चल गया ये कहाँ पे रिप्रेजेंट होगा। अब 1 और 2 के दरमियान किस जगह होगा, तो वो हमें पता चलेगा इस वाले हिस्से से, ठीक है। तो 1 और 2 ये वाला हिस्सा है, इधर रिप्रेजेंट करें तो अब अगेन से वही वाली चीज़ के फोर्थ 4 पार्ट कर दो और 3 थर्ड के ऊपर ये पूरा नंबर मेंशन हो जाएगा। तो 4 पार्ट करने हैं तो मुझे 3 लाइनें डालनी होंगी, तो ये हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। तो 4 पार्ट्स इक्वल बन गए, कैसे, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। तो भी कोशिश होती है समझ में आ जाए आप लोगों को। अब थर्ड पे तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी इट्स मीन के थर्ड के ऊपर, यानी यहाँ पर ये नंबर रिप्रेजेंट होगा। आप इधर पी भी लिख सकते हो पॉइंट, और यहाँ पे लिख दोगे 1 3/4। तो आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा -2 5/8। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी हमने, ठीक है। एरो डाला, एरो डालने के बाद इधर 0 आ गया, और 0 आने के बाद अब ये नंबर जाएगा, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट नंबर देखें तो 2 से बड़ा है, तो 2 और 3 के दरमियान में जाएगा। तो मुझे 4 लाइनें तो डालनी पड़ेगी, तो यानी और माइनस वाली साइड पे जाएगा, तो हम ऐसा करते हैं, थोड़ा इधर से कर लेते हैं ऐसे 0, और ये हो गया 1, और ये हो गया +2, और इधर करें तो 1 -1 सॉरी -2, और ये -3। कोशिश मैंने की थी इसको और छोटा कर लेते हैं, ऐसे सही नहीं लग रहा। और यस, अब बिल्कुल ठीक है। तो हमें 2 और 3 के दरमियान, और माइनस का नंबर है, तो इट्स मीन के इस वाले हिस्से में ये शो होने जा रहा है। तो अब जगह का पता चल गया। अब 8 हिस्सों में तकसीम करना है इस वाले हिस्से को, तो 7 लाइन्स डालनी पड़ेंगी इक्वली बराबर। तो 1 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। अब सही है। तो 7 लाइन डाले तो 8 पार्ट्स बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो आप लोग अगेन से मैं कह रहा हूँ, मेहनत करके कोशिश करके इन लाइंस के दरमियान इक्वली डिस्टेंस रखिएगा। और उसका बेहतरीन तरीका ये है कि मेरे पास जगह कम है, आप थोड़ा सा बड़ी ऐसे लाइन डाल लीजिएगा, और ऐसे करके जैसे इधर 2 था, इधर 3 था, तो अब देखिए 7 पार्ट्स बनाना आसान है इसकी निस्बत। खैर समझदार लोग हैं, समझ जाएंगे। तो अब 8 पार्ट्स बन गए, 8 में से 5 पार्ट्स के ऊपर, 5th पार्ट के ऊपर जो है ये नंबर शो होगा। तो 1 2 3 4 5, यानी ये वाला, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन डालूँ तो ये वाली लाइन जो है, ये आप यहाँ पे लिख दोगे -2 5/8। तो इस तरह से ये लाइन थोड़ी सीधी डालनी चाहिए, मैं सीधी डाल देता हूँ। यस, अब सीधी है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप नंबर शो कर सकते हो। इसी तरह 5th भी देख लेते हैं क्वेश्चन। तो ये आ गया हमारा 5th पार्ट। ये भी बिल्कुल वैसे ही है, बस इधर पॉजिटिव नंबर है, तो दोबारा से एक लंबी सी नंबर लाइन बना लेते हैं इधर और इधर, और इसके बाद अब ये पॉजिटिव साइड पे शो होगा, और 2 और 3 के दरमियान में शो होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 आ गया। तो अब इधर से शुरू करते हैं। इधर डाल देते हैं 0, इधर डाल देते हैं -1, इधर एक नंबर ही डालते हैं, इधर डालते हैं ये हो गया 1, ये हो गया 2, और ये हो गया 3, ठीक है। ये ज़्यादा, ये देखो बराबर नहीं है ये, लेकिन शो करने में कोशिश करता हूँ बराबर डालने की। तो ये मैंने नंबर लाइंस के ऊपर लिख लिया, 0 1 काउंटिंग कर दी। उसके बाद 2 और 3 के दरमियान में जाना है, तो 4 पार्ट्स में कन्वर्ट करने हैं 2 और 3 को। तो 1 2 3 लाइंस डाली तो 4 पार्ट्स बन गए, और थर्ड पार्ट के ऊपर ये नंबर आ जाएगा, तो 1 2 3, यानी कि इसके ऊपर आएगा। तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। इसके ऊपर नहीं है, अब इसके ऊपर है, और यहाँ पे ऐसे एरो डाल दूंगा, इधर लिख दूंगा 2 3/4। तो इस तरह से ये नंबर भी शो हो गया। तो पार्ट नंबर 6 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। ये एक इरेशनल नंबर है, और इरेशनल को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने का तरीका जो होता है वो ज्योमेट्री का तरीका होता है, ठीक है। तो आप थोड़ा घबराइएगा मत, थोड़ा सा तसल्ली के साथ एक बार सारी इस कॉन्सेप्ट को सुन लेंगे, तो आपको ना सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, बल्कि कहीं पर √2 रिप्रेजेंट करना हो या √3 रिप्रेजेंट करना हो, तो आप इसको भी ईजिली रिप्रेजेंट कर सकोगे। तो कोई भी इरेशनल नंबर जो होता है वो कैसे नंबर लाइन पर
रिप्रेजेंट होता है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा कि पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। तो ये मैंने पाइथागोरस थ्योरम लिख लिया, और जिन बच्चों को नहीं पता मैं उनको बता दूं कि कोई भी एक राइट ट्राइंगल होती है, जैसे ये एक राइट ट्राइंगल बना लेते हैं हम ऐसे करके, ठीक है, ऐसे। तो किसी भी राइट ट्राइंगल में कोई सी दो साइड्स अगर दी गई हों तो तीसरी साइड की लेंथ हम मालूम कर सकते हैं। ये खास बात होती है पाइथागोरस थ्योरम की, ठीक है। मिसाल के तौर पर इससे ए का नाम दे देते हैं, इससे बी का नाम दे देते हैं और इससे सी का नाम दे देते हैं। तो अगर मेरे पास दो साइड्स ए और बी की लेंथ मालूम यानी कि मौजूद है, तो फिर मैं सी की लेंथ मालूम कर सकता हूँ पिछली दो की मदद से। लेकिन अगर मेरे पास ये दो लेंथ दी गई हैं तो इन दोनों की मदद से मैं इसकी लेंथ मालूम कर सकता हूँ। तो आप बात समझ रहे हैं कि कोई सी दो लेंथ आपको अगर मालूम होंगी राइट ट्राइंगल के अंदर, तो आप तीसरी की लेंथ खुद ही मालूम कर लोगे। ये खास बात होती है पाइथागोरस थ्योरम की, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो इस पाइथागोरस थ्योरम की मदद से ही हम इन तीन नंबर्स में से कोई सा भी ड्रॉ कर सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर। अब कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, बात यह आ जाती है। तो पाइथागोरस थ्योरम का जो फार्मूला होता है या वो थ्योरम होता क्या है, तो वो मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को याद भी आ जाए जिनको नहीं याद। तो ये पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला होता है, या इसी को पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। ये वाला हिस्सा जो होता है बेस कहलाता है, ये हाइट भी कहते हैं बाज लोग, लेकिन परपेंडिकुलर भी कहा जा सकता है इसे, ठीक है। और ये वाला हिस्सा जो होता है ये हाइपोटेनस कहलाया जाता है। तो अब इन तीनों में से कोई सी दो की वैल्यू मालूम होगी तो हम तीसरी मालूम कर लेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर कैसे मालूम कर लेंगे। मिसाल के तौर पे ये हमारा सवाल था ना, √5। तो √5 अगर हमें मालूम करना है, ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको नाम दे देता हूँ यानी कि ओ का, ठीक है, और इसको नाम दे देता हूँ ए का, और इसको नाम दे देता हूँ बी का। तो अब ये हमारी जो है ये क्या है, ये बेस है हमारी। तो अच्छा खैर एनीवे, अगर वैसे ऐसे ही समझना पड़ेगा आपको। अगर बेस जो है मैं इसका 2 रखूं, ठीक है, 2 यूनिट्स रख लूं, और अगर परपेंडिकुलर जो है इसका 1 यूनिट रख लेता हूं, ठीक है, तो ये हाइपोटेनस जो है इसका वो कितना हो जाएगा। तो अगर मैं करके देखूं, अगर बेस बराबर रखूं 2 के, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, और परपेंडिकुलर या हाइट जो है वो किस 1 यूनिट के इक्वल रखी है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ऐसे में हाइपोटेनस कितना आएगा वो अभी देख लेते हैं। आगे अगर चलें तो ये हो जाएगा 2⁴ और +1, और नीचे बल्कि जगह कम हो जाएगी हमारे पास, इसको बिना लाइन छोड़े लिखता हूँ, 4 + 1 और = 5, ठीक है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल आया, 5 के इक्वल आया। तो यानी कि अभी क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, इस स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हम दोनों साइड पे रूट ले लेंगे। जब दोनों साइड पे रूट लूँगा, ठीक है, यानी कि अगर मैं इधर भी रूट ले लूँ और मैं इसका भी रूट ले लूँ 5 का भी, ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और मेरे पास यस नज़र आ रहा है हाइपोटेनस जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, √5 के। तो अब आपको कुछ बात समझ में आई है कि अगर मैं बेस 2 के इक्वल रखूं और परपेंडिकुलर 1 के इक्वल रखूं, तो हाइपोटेनस मेरा आ जाएगा किसके, 5 के, √5 के इक्वल, ठीक है। ये बात समझ में आई आप लोगों को यहाँ तक। तो अब ये कैसे मालूम करते हैं, क्वेश्चन के एंड में मैं आपको बता दूंगा, और ताकि कंफ्यूज ना हो वो बच्चे जो अभी नया नया कोशिश कर रहे हैं कॉन्सेप्ट को सीखने की। तो यहाँ तक ये कहानी समझ में आई। यहाँ से बस आपको ये सीखना था कि पाइथागोरस थ्योरम की मदद से अगर हम बेस को 2 रखें और परपेंडिकुलर को 1 रखें, तो हाइपोटेनस हमारे पास √5 आ जाता है, और हमने √5 ही मालूम करना है, ठीक है। तो इसी पाइथागोरस को थ्योरम को इस्तेमाल करके ही अब हम मालूम करेंगे कैसे। चलिए अब इसको ऑफिशियली तौर पे जो है बेहतर तरीके से लिखने की कोशिश करता हूँ, और ताकि क्वेश्चन में भी आप ऐसे ही लिख दीजिएगा। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप एक स्टेटमेंट लिख के ये बता दीजिए कि ये इरेशनल नंबर जो है ज्योमेट्री के थ्रू जो है वो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी जिसमें बता दिया कि नंबर √5 कैन बी लोकेटेड ऑन नंबर लाइन बाय ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन की मदद से। अब कैसे वो भी अभी जब मैं ड्रॉ करूंगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को समझाया कि इस क्वेश्चन को आप यानी कि रफ अमल में पेंसिल की मदद से ये बना लीजिएगा, और उसके बाद बेशक मिटा दीजिएगा क्योंकि नीचे तो फिगर बन ही जाएगी, ठीक है। तो एक राइट ट्रायंगल बना लीजिए, और हमें यानी इसको √5 कर दीजिए, और इसकी लेंथ कितनी रखनी थी, अगर 2 रखेंगे और इसकी 1 रखेंगे तो ही हम यानी कि ये मालूम कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये एक ट्राइंगल बन गई। ट्राइंगल में इसका नाम ओ रख दें, इसका नाम ए रख दें और इसका नाम बी रख दें। तो कौन सी ट्राइंगल हो गई, यहाँ पे लिख देते हैं इन ट्राइंगल ओ ए बी। ठीक है, थोड़ा क्रीप करके लिख देता हूँ, ज़्यादा फासला हो गया। इन ट्राइंगल ओ ए एंड बी। ठीक है, ट्राइंगल ओ ए बी में मेजरमेंट कौन सा, ओ ए जो है वो कितना है लाइन सेगमेंट, ये है 2। ठीक है, एंड और ए बी कितना है, ए बी अगर रखेंगे हम 1 यूनिट के। ठीक है, तभी यानी कि यहाँ पे मेजरमेंट कर लेते हैं, तभी हम हासिल कर सकेंगे √5। अब किस तरह से हासिल करेंगे, बाय फिथागोरस या पाइथागोरस थ्योरम जिसे इंग्लिश में बोला जाता है। तो ये मैंने लिखकर वाजे भी कर दिया, आप लोग भी जरूर लिखिएगा कि बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा कि ये वाला जो हाइपोटेनस है ये कितना है, ये ओ बी है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ ओ बी। ठीक है, और यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, बेस के। बेस क्या है, ओ ए। तो यहाँ पे लिख देंगे ओ ए होल का स्क्वायर, उसके बाद प्लस, सॉरी ये मिटाना भूल गया मैं, ये मिट गया। उसके बाद ए बी होल का स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर का आता है। आई होप अब तो वो पहले वाला कॉन्सेप्ट इसलिए समझाया था कि अब आप लोगों को समझ में आ जाए मैं जो भी करूँ। तो इसके बाद आगे अगर करेंगे तो ओ ए है 2 के इक्वल, ये है 1 के इक्वल, और आगे अगर चलेंगे तो 4 + 1, और फर्दर आगे चलेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5। तो इसके बाद ओ बी होल का स्क्वायर इसके बराबर आ गया। इसके बाद दोनों तरफ रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ बी इज इक्वल टू √5। ये हमारे पास फाइनली जो है वो हासिल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये ओ बी जो इसमें मैंने हाईलाइट करके भी दिखा दिया है। तो आप लोग ये मार्कर की मदद से लिख लीजिएगा। और इसके बाद अब ओ ए भी तो आ गया, अब हम यानी कि कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं क्योंकि सब चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली, इधर भी एरो डाल दिया, इधर भी एरो डाल दिया। और अगेन मैं कह रहा हूँ अब ये आप प्रकार की मदद से और स्केल की मदद से ही बना सकते हैं क्योंकि ज्योमेट्री का नाम ऊपर मैंने बताया भी था। तो इसको आप 0 का नाम दे दो और फिर कुछ सेंटीमीटर आप फिक्स कर लो। 2 सेंटीमीटर के फासले पर एक लाइन लगा रहे हो, 1.5 के फासले पर लगा रहे हो, तो जितना आपने डिस्टेंस यहाँ रखा है इतना ही इससे आगे रख लेंगे आप। ठीक है, और इतना ही इससे आगे रख लेंगे। ठीक इसी तरह इस साइड पर भी अगर इतना है, क्योंकि मैं अंदाजे से कर रहा हूँ और बार बार इसलिए बताना पड़ता है कि अगर ये ना किया, बराबर इक्वल डिस्टेंस ना रखा तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन आप लोगों का, तो मेरी भी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो इसको 1 के इक्वल रख देते हैं, इसको 2 के इक्वल रख देते हैं, इसको 3 के, इसको -1 के, इसको -2 के और -3 के। तो नंबर लाइन हमारी तैयार हो गई हाथ की मदद से। अब इसके ऊपर जो है हम वही राइट ट्राइंगल बनाएंगे और हमें पता चल जाएगी कि लेंथ कितनी है। ठीक है, कैसे, अगर देखें तो बेस हमने किसके इक्वल रखा था, ओ ए के, और कितना रखा है, 2 यूनिट रखी है। तो ये आपकी नंबर लाइन है और 2 यूनिट कौन सा बनता है, यहाँ तक बनता है। तो आप क्या करेंगे, स्केल की मदद से एक सीधी लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, 2 यूनिट ये हमारी यानी कि आप समझ लीजिए यहाँ से यहाँ तक बेस होगी जैसे कि ऊपर बताया गया है। उसके बाद आगे अगर चलें तो अब 1 यूनिट ए बी, तो ये हमारा ओ है यानी कि ये हमारा पॉइंट ओ हो गया, ये हमारा पॉइंट ए हो गया। ठीक है, अब 1 यूनिट कहाँ से कहाँ तक का फासला है, 1 यूनिट है यहाँ से यहाँ तक का फासला। ठीक है, दोबारा बता दूँ इतना फासला, इसको हटा के बताता हूँ कि ये 1 यूनिट फासला है, ये भी 1 यूनिट फासला है, ये भी 1 यूनिट फासला है। यानी कि आप समझ रहे हैं ना कि पहले 2 रखा था तो 2 तक का डिस्टेंस हमने कैलकुलेट यानी उतनी लंबी लाइन ड्रॉ की। अब 1 तक रखने हैं तो आप क्या करेंगे, आप स्केल से यहाँ तक का फासला मेजर कर लोगे 0 से 1 तक का। ठीक है, 1 तक का रखने के बाद स्केल को यहाँ पे ऐसे रख लोगे और रखने के बाद जितनी लाइन ये वाली है, ठीक है, इतनी ही लाइन आप यहाँ पर ऊपर लगा दोगे। मैं अंदाजे से लगा रहा हूँ, तो ये मैंने अंदाजे से यहाँ पर भी लाइन ड्रॉ कर ली, इसका नाम रख देते हैं बी। ठीक है, तो अब इसकी लेंथ हमारी पास है 2 और इसकी लेंथ है हमारे पास 1 यूनिट जैसे कि बताया गया था। इसके बाद अब यानी कि ओ को बी से मिला देते हैं। तो ये ओ को मैंने बी से मिला दिया। ठीक है, तो अब यानी कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 लिख दो। ठीक है, और यहाँ पे √5 लिख दोगे। अब क्यों लिखोगे, अब पाइथागोरस थ्योरम आपको समझ में आएगा कि क्यों मैंने इतना समझाया था कि अगर इसको 2 रखें इसको 1 रखें तो इसकी लेंथ पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग √5 आएगी। तो इसलिए अब यहाँ से यहाँ तक का √5 हो गया। अब आप क्या करेंगे, आप कंपस लेंगे, प्रकार को क्या करेंगे, नोक प्रकार की यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप प्रकार को यानी कि निब यहाँ पे रख ली और पेन यहाँ पे तक ले आएंगे, यानी प्रकार को इतना ओपन कर लेंगे। इतना ओपन करने के बाद
फिर प्रकार को इसी पॉइंट पे रखने के बाद आप क्या करेंगे, ऐसे करके एक आर्क लगा देंगे, ठीक है। तो ऐसे करके आर्क लगाएंगे। अब ये आर्क जो लगी है, क्योंकि देखिए प्रकार को हमने कितना खोला है, हमने इतना ही खोला है ए ओ से बी तक का। अब ओ से बी तक का फासला हमारे पास √5 है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक का फासला √5 है, तो इट्स मीन जितना फासला यहाँ से यहाँ तक है, इतना ही फासला अब यहाँ से इधर तक होगा, इस आर्क तक। तो क्योंकि ये √5 था, इसलिए ये भी क्या होगा, √5 ही होगा। तो इस तरह से ये शो करते हैं। तो अब इसलिए इस पॉइंट पर एक एरो डाल दें आप, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मुझसे डली नहीं, रुकें, ये स्ट्रेट लाइन हो गई हमारी, ठीक है। और यहाँ पे एरो डालने के बाद इधर लिख देंगे √5। तो ये वो पॉइंट है जो कि √5 यानी कि यहाँ पे शो होगा नंबर लाइन के ऊपर। तो आई होप कोशिश की है मैंने समझाने की, आप लोगों को समझ भी आ गई होगी, कोई इसमें ज़्यादा मुश्किल बात है नहीं। अगर समझ में नहीं आई वीडियो को एक बार दोबारा देख लेंगे, थोड़ा सा पीछे से जहाँ से समझ में नहीं आए तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और लास्ट में ये बात कि ये जो फिगर आपको बनाई थी, आप लोगों को समझाने के लिए बनाई थी, इसको मिटा दीजिएगा, ऐसी कन्फ्यूजन पैदा होती है चेक करने वालों को के माइंड में। तो आप लोगों का ये सवाल हो गया, ठीक है। फिर ये स्टेटमेंट हो गई, फिर ये आपने प्रोसीजर लिखा कि ओ बी जो है वो प्रूफ करके दिखाया यहाँ पर कि √5 के इक्वल है, और ये आपकी फिगर बन जाएगी और यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसमें क्या बोला जा रहा है, गिव अ रैशनल नंबर। आपने एक रैशनल नंबर बताना है। कौन सा रैशनल नंबर बताना है, इन दोनों के दरमियान में जो रैशनल नंबर है वो आपने बताना है। तो इसके कई तरीके होते हैं। आप नंबर लाइन की मदद से भी मिडिल नंबर मालूम कर सकते हो, आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, लेकिन जो आसान सा तरीका है, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक नंबर का जिक्र किया गया है, यानी नंबर्स का जिक्र नहीं किया गया, तो एक नंबर मालूम करना तो बहुत आसान होता है कि यानी कि मिडिल वैल्यू आपने छोटे क्लासेस में देखा होगा, मीन फार्मूला लगाते थे, तो वैसे ही यानी मिडिल वैल्यू जैसे मालूम करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर इधर 3 लिखूं और इधर 5 लिखूं और आपको कहूँगा इसके दरमियान में कौन सा नंबर है, तो आप इजीली कह दोगे सर 4 है। तो ये तो आपने ज़बानी बताया माइंड से, क्योंकि आसान सा सवाल था, लेकिन इन दो के दरमियान कौन सा होगा वो आप नहीं बता पाओगे। तो जो प्रोसेस यानी कि इन दोनों के दरमियान 4 मालूम करने का था, वही हम इधर लगा देंगे। तो 4 कैसे मालूम करते हैं, तो कोई से भी दो नंबर होते हैं, जैसे एक 3 है और एक 5 है, तो इनके दरमियान अगर मिडिल नंबर मालूम करना हो तो इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने से क्या आ जाएगा, 8। और ऐड करने के बाद अब आप लोगों को पता है किसी भी चीज़ का हाफ लेते हैं तो उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। किसी भी चीज़ की मिडिल वैल्यू लेते हैं तो 2 से डिवाइड करते हैं, यानी कि 2 का हमेशा हाफ से ताल्लुक होता है। तो हमें इन दोनों को जमा करने के बाद अगर इसका हाफ ले लूँ तो हाफ से हाफ लेने से मुराद क्या होगा कि 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 4 ज़ा 8। तो अब देखिए कि दोबारा मैंने 4 निकाल लिया। ठीक इसी तरह अगर 10 और इसके अलावा 12 के दरमियान का नंबर मालूम करना है, तो 10 + 12 को जमा करूँगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 22। और 22 को फिर इसका हाफ मालूम करूँ तो 11 आ जाएगा। तो देखिए 11 आंसर आ गया। तो ठीक ऐसे ही हम मिडिल वैल्यू मालूम करेंगे ऊपर वाले नंबर्स के दरमियान। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लिखूंगा मैं सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद गिवन नंबर्स लिख लेते हैं यहाँ पे। तो 3 डिवाइड बाय 4 और यहाँ पे है एंड 5 डिवाइड बाय 9। तो इन दो नंबर को हम ऐड करें अगर, और ऐड करने के बाद डिवाइड करवा लेते हैं। तो ऐड करें तो 3 डिवाइड बाय 4 + 5 डिवाइड बाय 9। अब जो है इसके बाद इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेना आपको आता है। इन दोनों को हम यानी कि वैसे तो 36 बनता है, लेकिन आपको लेके दिखा देता हूँ। 4 और 9 है तो 2 टू द 4 और 9 वैसे का वैसा, 2 1 ज़ा 2, 9 वैसे का वैसा, और फिर 3 3 द 9, 3 1 ज़ा 3। तो ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। तो क्या बना, 3 3 द 9, 9 टू द कितना होता है 18, और 18 टू द 36 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम इन दोनों का आ गया 36। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद इसको मिटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको समझ लिया आपने। उसके बाद एलसीएम में आप लोगों को पता होगा कि इस वाले हिस्से को रखते हैं अंदर, ठीक है, और पहले इस वाले हिस्से से डील करेंगे। तो ये जो नीचे डिनोमिनेटर होता है इसको रखते हैं बाहर, ठीक है, और डिवाइड कर देते हैं। तो 4 9 ज़ा 36 होता है, तो यहाँ पे 9 आ गया। अब जो आंसर आता है उस आंसर को आप ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवा दोगे। तो 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो कितना आ जाएगा 27। तो यहाँ पे आ गया 27, और उसके बाद ये मिडिल में प्लस का साइन आ गया। ठीक इसी तरह इसके साथ भी वैसे ही डील करेंगे, 36 को रखेंगे अंदर, ठीक है, और इसको मिटा देता हूँ, और यस 36 को रखेंगे अंदर और इस 9 को रखेंगे बाहर,
और उसके बाद 9 4 से कितना होता है 36, ये आ गया 0, 4 आंसर आया। जो आंसर आता है एलसीएम में उसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो 5 4 से कितना होता है 20, तो इधर लिख देंगे हम 20। उसके बाद आगे अगर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 47 डिवाइड बाय 36। अब यानी कि इसका मिडल नंबर वैल्यू मालूम करना बहुत आसान है। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो नीचे ये यहाँ पर मैंने लिख भी दिया कि डिवाइडिंग बाय 2 टू गेट द मिडल नंबर। तो डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 47 डिवाइड बाय 36, और ये डिवाइड बाय आ गया हमारा 2। ठीक है, आई होप अब नज़र आ रहा होगा। तो जैसे 6 को 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक इसी तरह 47 डिवाइड बाई 2 को भी 47 डिवाइड बाई 36 को भी हमने 2 से डिवाइड कर दिया। अब आप लोग जानते हो कि रैशनल नंबर में जब भी कोई नंबर नज़र आ रहा होता है जिसके नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे हमेशा 1 होता ही होता है। ठीक है, तो 2 के नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 कर लेते हैं, ताकि अब आप लोग इसे आसानी के साथ आगे सॉल्व कर सको। तो अब देखिए, जब भी दो फ्रैक्शंस होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है, तो इस चीज़ को कैसे डील करते हैं, इस चीज़ को ऐसे डील करते हैं कि नीचे वाला फ्रैक्शन जो होता है जब ये ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके उलट जाता है, ठीक है, और मल्टीप्लाई हो जाता है। दोबारा से बता रहा हूँ, जब भी इस किस्म की कंडीशन हो कि ऊपर भी फ्रैक्शन हो और नीचे भी फ्रैक्शन हो, तो ऐसे सूरत हाल में क्या करते हैं कि नीचे वाला जो फ्रैक्शन होता है इसको ऊपर ले जाते हैं और ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में उलट भी जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ अब अगर मैं अब करूं तो 47 डिवाइड बाय 36, और यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाई, और यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 2। यहाँ पे 2 डिवाइड बाय 1 था, तो ऊपर जाके क्या हो गया 1 डिवाइड बाय 2। अब जो है आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। 47 1 का कितना होता है 47, और 32 6 का कितना होता है 30, और 30 60, और 60 में 12 ऐड कर दो तो 70 72। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 72। तो ये हमारी जो है वो मिडल वैल्यू है जो कि हमने मालूम करनी थी। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इसको भी पहले पढ़ लेते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेकरिंग डेसिमल्स, यानी कि रेकरिंग डेसिमल्स यानी नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ये सारे रेकरिंग डेसिमल्स हो गए। आपने क्या करना है, एज रैशनल नंबर p डिवाइड बाय q, यानी कि इनको आपने इन तमाम डेसिमल नंबर्स को p डिवाइड बाय q यानी रैशनल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके दिखाना है। और ये आपको पता है कि p और q जो है वो रैशनल नंबर में इंटीजर्स होते हैं, और q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो आसान सा सवाल है कि बस आप सिंपल ये समझिए कि इनको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिया, और क्वेश्चन नंबर 1 है 0.5 और ऊपर बार डली हुई है। इस बार का मतलब क्या होता है कि क्वेश्चन के अंदर 5 जो है ऐसे लगातार आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ऊपर रेकरिंग जो लिखा है, रेकरिंग का मतलब आई होप आप लोगों को पता होगा, पीछे से वीडियो देखिए। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहले लेट कर लेते हैं, बल्कि ऊपर ही लेट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा लेट, इसको यानी कि फिल वक्त हम x के इक्वल रख लेते हैं, तो x इज़ इक्वल टू 0.5, और ये सोन के लिए ऊपर बार डाल दी। और हम क्या करेंगे, अब इस बार को अगर हटाएं तो ये कैसा नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू 0.5। इट्स मीन यही मैंने आपको बताया था ना कि बार का मतलब ये होता है कि 5 एक जैसा नंबर ही बार बार रिपीट हुए जा रहा है। तो ऐसे डॉट 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 डाल दो, जिसका मतलब ये कि आगे ये सिलसिला जारी है। ठीक है, अब इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर हम 1 का नाम। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर इशारिया के बाद एक नंबर है। ठीक है, तो डेसिमल के बाद जितने नंबर्स होते हैं उतने, यानी कि अगर एक नंबर है तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, अगर इशारे के बाद 2 नंबर हैं तो 100 से मल्टीप्लाई होगा, अगर 3 नंबर है तो 1000 से होगा। तो इधर ए इशारिया के बाद या डेसिमल के बाद एक नंबर है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन बाय 10। तो इसलिए अगर एक नंबर होगा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स पर। तो मैं लिख देता हूँ स्टेटमेंट। तो ये लिख दिया मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ साइड्स। 10 जो है उसको बोथ साइड्स पे अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो इधर x था, तो इसके साथ भी 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x। और इधर जो है 10 मल्टीप्लाई होगा 0.555 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसके बाद ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा, कैलकुलेटर पे आप मल्टीप्लाई करवा लोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, 5.5555 एंड इस तरह डॉट्स डाल दोगे, सो ऑन। तो ये हमारे पास आ गया। पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि, क्योंकि इस पॉइंट के इर्द गिर्द तो कहानी घूम रही है। तो 10 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा 5 पॉइंट के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम।
अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन नंबर 1 जो है वो सबट्रैक्ट कर देंगे। तो सबट्रैक्ट अगर करूं, पहले यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देनी चाहिए हमें। तो इक्वेशन लिख दिया, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो 1 कौन सी है, ऊपर अगर देखें तो 1 है x इज इक्वल टू 0.555, ये है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 0.555, बस 3 दफ़ा लिख देते हैं और डॉट्स डाल देते हैं। तो ये इक्वेशन 1 है। तो इसको माइनस करना इक्वेशन 2 के अंदर से। तो 2 कौन सी है, 10x के साथ स्टार्ट हो रही है, यानी कि ये वाली है। आई होप के पता होगा। और तो यहाँ पे लिखा 10x और सब्ट्रैक्ट करना है तो ये माइनस, ठीक है। पहले यानी जिसमें से निकालना है आपको, यानी इक्वेशन 2 से निकालना है इक्वेशन 1 को, तो इक्वेशन 2 जो है वो पहले आएगा उसका हिस्सा और इक्वेशन 1 का बाद में। इधर भी ऐसे ही होगा कि इक्वेशन 2 में से निकालना है तो 5.555 डॉट ऐसे डाल दो और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, इधर ब्रैकेट डाल दो ताकि डॉट्स वाली चीज़ जो है वो इसके साथ माइनस के साथ मिल ना जाए, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया। बस ये बताना था कि इक्वेशन 2 की चीज़ें आपने पहले लिखनी है क्योंकि उसमें से निकाल रहे हैं, इक्वेशन 1 की बाद में लिखनी है। तो अब माइनस करना तो बहुत आसान है, इसको ऊपर करते हैं। तो 10 में से x गया तो पीछे 9x बच गया, और इधर जो है 5.5555 में से 0.555 निकालेंगे तो क्या बच जाएगा, मैं एक बार कैलकुलेटर पे दिखाई देता हूँ आपको। ये कैलकुलेटर आ गया 5.555, 3 दफ़ा काफ़ी है, माइनस 0.555, तो ये पीछे आ गया ओनली 5, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे जो इशारे के बाद वाले डेसिमल पार्ट है ये खत्म हो जाएगा और पीछे हमारे पास ओनली 5 बच जाएगा। तो अब 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 9। तो ये हमारे पास जो है वो x की वैल्यू आ गई। तो इसको जो है आप बल्कि ऐसे करके लिखेंगे नीचे 0.5 बार, ये यानी कि डेसिमल नंबर था, इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा तो 5 डिवाइड बाय 9। तो यहाँ पे सॉरी ये हो गया 5 डिवाइड बाय 9। तो ऐसे करके ये लिख दीजिएगा तो क्वेश्चन खत्म हो जाए। तो पार्ट नंबर 2 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सोल्यूशन लिखा, उसके बाद लेट लिखा, लेट x के इक्वल रख लिया 0.13 को, ठीक है। और यहाँ पे आ गई बार, इस बार को रिमूव करें तो x इज इक्वल टू 0.13, जितने के ऊपर बार होती है वही इनसे बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो 13 के ऊपर था तो 13 2 बार लिख दो, मैंने तो ज़्यादा बार लिख दिया इसको, और इसको नाम दे दो इक्वेशन 1 का, ठीक है। और पैटर्न आप एग्जाम्पल में जाओगे वहाँ पर भी तरीक़ेकार तो देख सकते हो। तो ये इक्वेशन 1 हो गई। इक्वेशन 2 की तरफ जाना है। तो इक्वेशन 2 के लिए हमें क्या करना होगा, हमें मल्टीप्लाई करवाना होगा x को किसी नंबर के साथ। तो किस नंबर के साथ, या तो 10 के साथ, या 100 के साथ, या 1000 के साथ, 1000 के साथ, ठीक है। तो अब वो कैसे पता चलता है किसके साथ, 0.13 है तो इट्स मीन 0 को रिमूव करने के लिए नीचे इशारे को ख़त्म करने के लिए 1 डाला, और उसके बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतने ज़ीरोज़ डालते हैं। तो 2 ज़ीरोज़ डालेंगे तो इट्स मीन के 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इनको ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी। 100 को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो इधर 100 को मल्टीप्लाई करवाएंगे x के साथ, और इधर भी 100 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 0.13 13 एंड 13 एंड सो ऑन, इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 100x, और यहाँ पे आ जाएगा जैसे 100 के साथ 0.13 मल्टीप्लाई होगा तो 13 ऐसे आ जाएगा। मैं कैलकुलेटर पे एक बार दिखा भी देता हूँ, पिछले क्वेश्चन में भी नहीं दिखाया था आप लोगों को। तो देखिए 0.131313 3 टाइम्स ही कर लेते हैं, मल्टीप्लाई को 100 के साथ करेंगे तो ये 13.13131313 ऐसे आता रहेगा। तो यहाँ पे 2-3 बार लिख देता हूँ मैं। तो ये लिखा 13.131313 एंड सो ऑन, ये हमारे पास आ गया। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम। अब जो है इक्वेशन 2 के अंदर से इक्वेशन 1 निकाल देंगे, तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी कि 1 को 2 में से निकाला जा रहा है। 1 क्या है, पहले यहाँ पे लिखते हैं 1, तो x है 1, और साथ में इधर आ जाएगा, थोड़ा पीछे करके लिखते हैं क्योंकि आगे वो सेकंड वाला लिखते हैं 0.131313, ये हमारे पास 1 इक्वेशन आ गई, ठीक है। और इसमें से हम इक्वेशन 2 निकालेंगे तो यानी कि 2 के अंदर से ये निकालेंगे तो 100x, तो इधर आ गया 100x माइनस, तो 2 में से 1 मैंने निकाल दी। इस एंड पे भी ऐसे ही होगा। 2 में क्या है 13.131313, और एंड सो ऑन, इधर भी सो ऑन डालना भूल गया, सॉरी। और यहाँ पे आ जाएगी ब्रैकेट्स, ठीक है, और माइनस कर रहे हैं तो दरमियान में माइनस का साइन। अब जैसे इसमें से ये निकालेंगे तो पीछे हमारे पास 13 आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर पे बेशक आप ट्राई कर लीजिएगा। तो 100 में से 1 गया तो 99x, और इधर आ जाएगा 13,
और x बराबर आ जाएगा हमारे पास 13 डिवाइड बाय 99। और यहाँ पे एंड में कंक्लूजन लिख देंगे हम हैंस, ठीक है। क्या हैंस हो गया, नंबर क्या था हमारे पास 0.13 इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाय 99। तो ये रैशनल में कन्वर्ट हो गया। तो पार्ट नंबर 3 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इसको भी जल्दी से शॉर्ट में सॉल्व कर देता हूँ। समझ तो आप लोगों को आई गई कि सबसे पहले लेट लिखा, लेट लिखने के बाद x इज इक्वल टू 0.67, सॉरी 7 सही से डाल दूँ, ऊपर आ गई बार। और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इस बार को ख़त्म करेंगे। तो इधर से शुरू करते हैं, दोबारा गलती कर रहा हूँ। x इज इक्वल टू 0.67 बस 3 दफ़ा काफ़ी है, और ऐसे बार डाल दो, और ये इक्वेशन नंबर 1। और इसके बाद क्या होगा दोनों साइड पे, अब क्योंकि इशारे के बाद दो नंबर्स हैं तो 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिख देंगे। तो ये स्टेटमेंट लिख दी, मल्टीप्लाइंग 100 ऑन बोथ साइड्स, और 100 को अगर मल्टीप्लाई करवा दूँ तो ये बन जाएगा 100x, इधर बच जाए, इधर बन जाएगा, इधर भी मल्टीप्लाई एक स्टेप में करवा देते हैं ताकि समझ में आप लोगों को अच्छे से आ जाए। और ये आ गया ये, और ये ऐसे आ गया, ठीक है। तो ये बन गया 100x, और इधर आ जाएगा 67.676767 एंड सो ऑन, और ये हो गया इक्वेशन 2। इसके बाद जो है 2 में से 1 निकाल दो, तो फिर लिख लेते हैं स्टेटमेंट। तो ये लिख दिया सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 2 में से निकालनी है 1, तो 1 इस वक्त स्क्रीन पे आप लोगों को नजर आ रही है। x पहले 1 लिख लेते हैं x, और ये इधर स्पेस छोड़ देते हैं 0.676767 सो ऑन, और ब्रैकेट डाल देते हैं इधर। अब दूसरी में से निकालनी है, तो ये आ गया 100x, और इधर क्या है 67.676767 एंड सो ऑन, और दरमियान में आ गया माइनस, 100 में से 1 गया तो 99x, इधर जो हो जाएगा ओनली 67 बच जाएगा। तो x इज इक्वल टू 67 डिवाइड बाय 99, और यहाँ पे आप लिख देंगे हैंस नंबर क्या था, नंबर हमारे पास था 0.67 बार, और ये बराबर आ गया 67 डिवाइड बाय 99। तो इसके साथ ही एक्सरसाइज फाइनली ख़त्म हो गई, और शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह मियाँ का कि मैंने ये कर दी पूरी। इससे पहले भी अपलोड की हुई थी मैंने ये एक्सरसाइज, लेकिन मुझे लगा